कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 120, किया के साथ मयंक का क्वालिटी टाइम। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि मयंक किया को डिनर पर इनवाइट करता है। जिस बात का पता रेहान को चलता है तो वो पागलों की तरह अपने घर से निकाल तुरंत उसे होटल पर पहुंच जाता है। अब आगे किया और मयंक सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं, जो स्पेशली इस होटल के ओनर के लिए बना था। वहां सिर्फ रेहान और मयंक की फैमिली ही जा सकती थी, बाकी वह सब लोगों के लिए नहीं था। तो वहां मयंक किया को लेकर एक स्पेशल डिनर अरेंज कराया था। उसे जगह पर जाता है। वो होटल का सबसे ऊपर वाला फ्लोर था। वहां से शहर बहुत ही अच्छी तरह से दिखता था। वह सबसे कॉर्नर पर अपनी टेबल का अरेंज करवाया था, जिस वजह से शीशे के बाहर शहर का खूबसूरत व्यू दिख रहा था। उन लोगों ने अभी डिनर शुरू भी नहीं किया था कि रेहान भी होटल पहुंच जाता है, और उसके गार्ड्स ने उसे बता दिया था वह लोग कहां पर हैं। इस वजह से रेहान बिना देर किए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है। रेहान इस समय दूसरे साइड एक शीशे के बने चेम्बर में खड़ा था, जिससे बाहर का पूरा व्यू दिखता था, पर उसके अंदर दिखाई नहीं देता था। रेहान नहीं चाहता था कि वो इस तरह से किया के पर्सनल मूवमेंट को डिस्टर्ब करे। इस समय रेहान को ये पता चल गया था कि किया मयंक के साथ है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यहाँ सिवाय मयंक के और उसकी फैमिली के कोई नहीं आ सकता है। वह चेम्बर के अंदर से रेहान और किया को साफ साफ देख सकता था। वही जैसे ही रेहान आया था, तभी मयंक के गार्ड ने मयंक को इन्फॉर्म कर दिया था। इस वजह से मयंक को भी पता चल चुका था कि रेहान आ चुका है। अब उसे बहुत मजा आने वाला था। आज मयंक रेहान से एक एक कर अपना बदला लेने वाला था। उसने उसे खूब परेशान किया था, तो आज बारी मयंक की थी। इतनी आसानी से रेहान को नहीं छोड़ने वाला है। मयंक को ये तो पता था कि रेहान जरूर यहीं कहीं आसपास है, क्योंकि इस समय मयंक रेहान को नहीं देख पा रहा था। सर, इसका अंदाजा बिल्कुल सही था। वह रेहान को जलाने के लिए किया को बिल्कुल अपने पास वाली सीट पर बैठता है और प्यार से उसकी प्लेट में डिश सर्व करने लगता है। वही रेहान सब कुछ देख रहा था, पर उसे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, जिसका फायदा मयंक भी खूब अच्छे से उठा रहा था। मयंक रेहान को जलाने के लिए किया के साथ खूब लबी डबी बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर रेहान का खून खौल रहा था। मयंक प्यार से किया के सर पर हाथ फिरता है और कहता है, प्रिंस, ये डिश टेस्ट करो, ये बहुत ही टेस्टी है। इतना कहकर वह फिर से किया के सर पर हाथ फेरने लगता है। अब मयंक क्या कर रहा था ये तो किया को पता नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि उसका भाई उसके लिए काफी ज्यादा केयरिंग हो रहा है। उधर रेहान किया के सर पर मयंक का हाथ देखकर जल बुझ कर राख हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त जाकर मयंक का हाथ तोड़ दे। वह अपने दोनों हाथों को पकड़कर जोर से मरोड़ रहा था, मानो ऐसा करने से वो मयंक का हाथ ही मरोड़ रहा हो। वही मयंक फिर से रेहान को जलाने के लिए किया को अपनी ही चम्मच से एक डिश उठाकर टेस्ट करता है और कहता है, प्रिंसेस, टेस्ट करो, ये काफी टेस्टी है। इतना कहकर वो किया को वह डिश खिला देता है। फिर उसी चम्मच से वो खुद खाने लगता है। ये देखकर तो अब रेहान के बर्दाश्त की हद हो जाती है। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई।
उसकी एंजल को अपना झूठा खिलाने की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वही उसे रेहान का सेक्रेटरी जो कि अभी तक नीचे ही खड़ा था वह भी ऊपर रेहान के पास आ जाता है। अभी उसकी नजर किया के ऊपर नहीं गई थी। उसने जब भी किया को देखा था मास्क में ही देखा था, इस वजह से वो किया को देखा तो भी नहीं पहचान पाता। लेकिन जिस तरह से वह यहाँ अपने सामने रेहान को जलन के मारे तड़पते हुए देख रहा था उसे अंदाजा लग गया था कि जरूर कोई सीरियस बात है। वह तुरंत रेहान के पास जाकर अपना सर झुकाकर कहता है, बॉस क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? रेहान उसे जलते हुए कहता है कि हाँ, थोड़े से जहर की जरूरत है जिसे तुम ले जाकर मयंक के खाने में मिला दो। ये सुनकर तो ऋषभ की सांस ही अटक जाती है। आखिर में उसके पास ये क्या कह रहे हैं? वो अपने दोस्त को क्यों इस तरह से मारना चाहते हैं? आखिर में मयंक सर ने ऐसा क्या कर दिया है? अभी कुछ देर पहले तब तो वो ऑफिस में काम कर रहे थे, वह भी रेहान सर की जगह पर, फिर इनकी इतनी अच्छी दोस्ती को क्या हो गया? तभी रेहान कुछ ऐसा देखा है कि उसके बर्दाश्त की हद पार हो जाती है और वो पास ही पड़े टेबल पर जोर से हाथ दे मारता है, जिससे टेबल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब सामने का नजारा ये था कि मयंक प्यार से किया के माथे को किस कर रहा था और कह रहा था, मेरी प्यारी प्रिंसेस, मेरे साथ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ डिनर करके। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह तुम्हारे साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। वही किया अपने भाई की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, जिसे रेहान ने देख लिया था और रेहान के इस तरह करने से ऋषभ की तो जान ही हलक में अटक गई। आखिर में ऐसा क्या हो गया? तभी ऋषभ रेहान के नजरों का पीछा करते हुए देखा है तो उसे सामने मयंक और एक बहुत ही प्यारी सी लड़की दिखाई देती है जो देखने में बिल्कुल एंजल की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। शायद उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी हो। वह एक बार मयंक की तरफ देखा तो एक बार रेहान की तरफ, इसी तरह वह बार बार देख रहा था। अब उसे समझने में देर नहीं लगी कि एक ही लड़की के दो दीवाने हैं, पर यह कैसा हो सकता है? उनके रेहान कर तो अपनी एंजल से प्यार करते हैं, फिर वह क्यों मयंक सर की गल पर आंखें गड़ाए हुए हैं? इस समय ऋषभ के मन में उठपटांग सवाल चल रहे थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था। दूर होने की वजह से ऋषभ क्लियरली किया को नहीं देख पा रहा था। उनका तो मन कर रहा था कि वो तुरंत जाकर मयंक की जान ही निकाल ले। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी एंजल को पटाने की? उसकी एंजल को उसके सिवा और कोई नहीं ले सकता है, वह सिर्फ उसकी है। उसका मन कर रहा था वह अभी के अभी जाकर किया को अपनी बाहों में छुपा ले, उसे इन सब से दूर लेकर चला जाए जहां उसे कोई ना देख पाए। उसकी एंजल इतनी प्यारी थी कि कोई भी देखे तो अपना दिल उसे पर हर जाए। तो यह मयंक क्या चीज है? वो खुद भी तो अपनी एंजल पर अपना सब कुछ हार चुका है। रेहान का बहुत मन कर रहा था किया के पास जाने का, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उसकी एंजल को पता चला कि वो उसका पीछा कर रहा है तो वह उसके बारे में क्या सोचेगी? वह अपना इमेज इस तरह से किया के सामने डाउन नहीं करना चाहता था, इस वजह से वह किया के सामने नहीं जा पा रहा था, जिसका फायदा मयंक भी खूब अच्छे से उठा रहा था। वह ये तो नहीं जानता था कि रेहान सामने क्यों नहीं आ रहा है, पर उसे इतना जरूर पता था कि रेहान जल बुझकर राख जरूर हो रहा होगा। वही ऋषभ बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वह अपने इस डेविल बॉस के गुस्से को कैसे कम करे। इस समय रेहान की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी और वो बहुत ही डरावना लग रहा था, जिसे देखकर ऋषभ चुपचाप कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। वह इस समय अपने वास के सामने जाकर उसके गुस्से का भागीदार नहीं बनना चाहता था।
क्या पता वो गुस्से में उसकी जान ही ना ले ले। वही रेहान के हाथ में जो कुछ भी आ रहा था वह गुस्से में तोड़े जा रहा था। अगर रूम साउंड प्रूफ ना होता तो उसके गुस्से का कहर बाहर सभी को साफ साफ सुनाई दे जाता। मयंक को रेहान के बारे में जब कुछ पता नहीं चलता तो वह मैसेज करके अपने पर्सनल गार्ड को रेहान के बारे में जानने के लिए कहता है। वही वह गार्ड छुपकर रेहान की सारी हरकतों को मयंक को बता रहा था, जिसे जानकर मयंक के दिल में तो खुशी के फुवारे फूट रहे थे। सच में आज रेहान की ऐसी हालत देखकर मयंक को बहुत मजा आ रहा था, पर वह ज्यादा देर तक उसे इस तरह से परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि वह रेहान के गुस्से को अच्छे से जानता था। कहीं वहां गुस्से में कुछ कर जाता तो उसकी प्यारी बहन को कोई तकलीफ ना हो जाए। यही सोचकर मयंक तुरंत किया को लेकर वहां से घर के लिए निकल जाता है। मयंक और किया को जाता देखकर रेहान का तो खून ही खोल जाता है। क्या अब उसकी एंजल के साथ उसके घर तक भी जाएगा और उसके परिवार वालों से अपना व्यवहार बनाएगा? नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता है। अगर कहीं उसके घर वाले मयंक से इम्प्रेस हो गए तो उसका क्या होगा? रेहान के दिल में एक डर बैठ जाता है। वह अपने में ही बड़बड़ाए जा रहा था। वह तेजी से मयंक और किया के पीछे जाने लगता है। तभी मयंक किया के साथ अच्छी सेल्फी खींचता है। वह इसे अपने फोन पर लगाना चाहता था और अपने बाकी के भाइयों को भेजकर उन्हें जलाना चाहता था। आखिर में वह इतना प्यार मूवमेंट फिर पता नहीं कब एंजॉय कर पाएगा। रेहान उसके इस हरकत को देखकर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वह तो अपनी एंजल के साथ एक भी फोटो ही नहीं लिया था और इसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी एंजल के साथ सेल्फी लेने की। अब रेहान को बहुत ही पछतावा हो रहा था। इतनी देर तक किया उसके साथ थी पर वह भूल ही गया था। वह उसमें इस तरह खो गया था कि उसे तो कुछ याद ही नहीं था। वही मयंक पूरा फायदा उठा रहा था। ये देखकर उसका मन कर रहा था कि वह अभी के अभी मयंक की जान ही निकाल ले। बेचारे रेहान को क्या पता था कि मयंक अपनी प्यारी बहन के साथ यह खुशी एंजॉय कर रहा है। वही रेहान तो कुछ और ही समझकर मयंक को अब तक हजारों गालियां दे चुका था। सब कुछ हो जाने के बाद मयंक किया को लेकर सीधा अपनी कार में जाता है और अपने गार्ड से किया की गाड़ी लाने को कह देता है। वह किया के साथ घर के लिए निकल जाता है। वह रास्ते भर किया की पसंद और नापसंद पूछ रहा था, जिससे आगे से वह किया की पसंद का हर चीज कर सके, जिससे उसकी बहन उसे खुश हो सके और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के लिए टाइम निकाल सके। अब तक मयंक को इतना तो पता ही चल चुका था कि उसकी बहन का स्टेटस काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से उसके पास वक्त की बहुत कमी है। फिर भी अगर थोड़ा भी वक्त मयंक को मिलता है तो वह खुशी खुशी किया के साथ उसे टाइम को एंजॉय करेगा। इस वक्त मयंक के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। वह सच में आज बहुत ज्यादा खुश था। किया के साथ रहकर उसे उसके सॉफ्ट नेचर का भी अंदाजा लगता है। वाकई में उसकी बहन बहुत ही ज्यादा काइंड और प्यारी है। वही रेहान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह इस समय पूरा डेविल लग रहा था। ऋषभ तो उसके सामने जाने से भी डर रहा था। रेहान वहां से अपना हाथ पैर पटकते हुए चला जाता है। वो अब मयंक को एक अच्छा सबक सिखाएगी। उसने मन ही मन मयंक को सबक सिखाने की ठान ली थी, पर उसे क्या पता था कि अब मयंक को सबक सिखाने का चांस उसके पास नहीं है, क्योंकि वह हर बार अपने सामने किया को ले आएगा, जिस वजह से रेहान को उसके सामने हार माननी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं। इस समय काफी लेट हो चुका था तो उन्हें उनके माँ पापा के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता। इस वजह से किया को भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि इस समय किया सिर्फ मास्क लगाकर आई थी और उसे डर था
कि कहीं सायरा उसे इस तरह ना देख ले, पर उसे अच्छे से पता था कि सायरा इस वक्त तक सोने जा चुकी होगी। वह घर पहुंचकर अपने माँ पापा से मिलती है। माँ पापा के लाड प्यार करने के बाद किया अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि वह आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी। जैसे ही वह शावर लेकर आती है, उसका फोन रिंग कर रहा था। एपिसोड 121 वेलकम पार्टी। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरह से मयंक रेहान को चिढ़ाने के लिए किया के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वहीं रेहान यह सब देखकर जलबुझ कर राख हो रहा था। मयंक और किया कुछ देर बाद अपने घर चले आते हैं। अब आगे जैसे ही किया शावर लेकर आती है, उसका फोन रिंग करने लगता है। उसने फोन आईडी देखा तो वहां सुरभि का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने बिना देर किए ही फोन रिसीव कर लिया। सामने से एक प्यारी सी आवाज आई, हेलो किया, आई मिस यू, तुम इतने दिनों तक कहाँ रुक गई हो? कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? सच में मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। बिना रुके ही सुरभि लगातार बोले जा रही थी, और जब अपनी सारी बातें बोल चुकी तो एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि अरे किया, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तब जाकर किया बोलती है, जब तुम अपना मुंह बंद करोगी तब तो मैं बोलूंगी। यह सुनकर सुरभि अपने मुंह में हाथ रख लेती है। अब जाकर उसे एहसास होता है कि वह तो उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। फिर किया बोलती है कि मैं थोड़े काम में बिजी हो गई थी, इस वजह से नहीं आ सकी। वैसे तुमने फोन क्यों किया है? तभी सुरभि चाहते हुए बताती है कि अरे तुम्हें याद नहीं है क्या, कल वेलकम पार्टी है जिसमें तुम्हें भी आना है। क्या तुम सच में भूल गई हो? तभी किया को याद आता है कि एक हफ्ते पहले ही उसे इस पार्टी के बारे में बताया गया था। वह अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि वह तो इस पार्टी के बारे में भूल गई थी। उसने तुरंत सुरभि को थैंक्स कहा और कहा कि वह पार्टी के लिए तैयार हो जाएगी। तभी सुरभि अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों एक साथ ही पार्टी में चलेंगे, इस वजह से तुम मेरे साथ ही तैयार होगी। कि अभी सुरभि की बात को मान लेती है। वह कहती है कि ठीक है, कॉलेज के बाद हम लोग हमारे घर जाएंगे और वहीं से तैयार होकर पार्टी के लिए निकलेंगे। किया हाँ में जवाब देती है। फिर कुछ देर तक बात करके वह दोनों फोन रख देते हैं। किया मन में ही सोचती है कि मैं कैसे भूल गई थी कि पार्टी में तारा ने मेरे लिए बढ़िया इंतजाम करके रखा होगा। ये कहते हुए किया के होठों पर एक डेविल वाली मुस्कुराहट थी। जब वह कुछ खतरनाक सोचती थी तो वह इसी तरह से मुस्कुराती थी, जिसे देखकर सामने वाला तो खौफ से ही मर जाए। किया कुछ देर अपना लैपटॉप चालू करके आज के आए सभी मेल को चेक करती है। जो भी काम का होता है वो उसका रिस्पॉन्स करती है। इसी तरह 1-1.5 घंटा बीत जाने के बाद वह अपना काम बंद करके सोने चली जाती है, क्योंकि आज उसे थकान की वजह से नींद आ रही थी। वह अपने बेड पर जाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह आज सायरा को भी पार्टी में जाने की तैयारी करनी थी। हालांकि सायरा किया से सीनियर थी और यह वेलकम पार्टी सभी जूनियर के लिए सीनियरों के द्वारा दी गई थी। यह शहर के एक बहुत बड़े होटल में दी गई थी, जहां पर सभी लग्जरियस सुविधा थी। सायरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे नहीं पता था कि किया भी उसी कॉलेज में पढ़ती है, क्योंकि वह जब से आई थी तब से उसने कुछ ही बार कॉलेज अटेंड किया था, और जिस दिन भी उसने कॉलेज अटेंड किया था उसे दिन किया कॉलेज नहीं गई हुई थी। अब इन दोनों का सामना तो पहली बार इस पार्टी में होगा। सायरा जल्दी से अपने मम्मी पापा को बात कर ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, क्योंकि आज उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा था। सो सुबह से ही इस काम पर लग जाएगी, तब जाकर शाम तक वो पूरी तरह से अच्छे से फिट हो पाएगी। यह सब सोचकर सायरा जल्दी से अपने घर से निकल जाती है। जब तक किया तैयार होकर नीचे आती है, सायरा जा चुकी थी। किया के घर में सबको पता था कि सायरा और किया एक ही कॉलेज में पढ़ती है।
तभी किया से उसकी छोटी माँ कहती है कि बेटा सायरा सुबह ही पार्टी के लिए तैयार होने को निकल गई है। वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थी इस पार्टी के लिए। इतना कहते हुए वह हंस देती हैं, कहती है कि क्या तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है, तुम भी जाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा। किया भी अपनी चाची को अच्छे से जानती थी, वह जान रही थी कि यह कहने में उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, वह तो सिर्फ अपने दिल की बात कह रही थी क्योंकि वह साफ दिल की औरत थी। या मुस्कुराकर कहती है, नहीं छोटी माँ, मुझे कॉलेज जाना है। मैं कई दिन से कॉलेज नहीं गई थी, मुझे कुछ अपने असाइनमेंट भी जमा करने हैं, सो मैं शाम को पार्टी में जाऊंगी। और इसमें तैयारी करने वाली कौन सी बात है, या हम सभी बच्चों की ही पार्टी है। इसमें कोई दुनिया के बड़े बिजनेसमैन नहीं आने वाले हैं जो हमें किसी तरह की तैयारी करनी पड़े, ये तो हमारे फुल एंजॉय के लिए होती है। उसकी बातों को सुनकर सायरा की चाची मुस्कुराने लगती है। सच में उनकी यह बच्ची बहुत ही ज्यादा समझदार है। वह प्यार से किया के सर पर हाथ फिराती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सायरा तो बेवजह ही परेशान होती रहती है। अभी वहाँ पर बाकी के घर वाले भी आ जाते हैं। विवान जल्दी से सायरा के पास जाकर उसके गले से लग जाता है और उसे शिकायत करते हुए कहता है कि दी, आप मेरे साथ कहीं भी घूमने नहीं गई और अब आपका कॉलेज भी शुरू हो गया है, क्या आप मेरे साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं करें जी। किया प्यार से अपने छोटे भाई के सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर टाइम बताऊंगी, पर पहले अपने बचे हुए काम को कर लूं। ये सुनकर विवान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है कि बहन ने उसे ना नहीं कहा बल्कि उसे विश्वास दिलाया है कि वो उसके साथ भी वक्त बिताएंगे। यह बात विवान को बहुत ही अच्छी लगती है। वो बिल्कुल भी सायरा की तरह नहीं है जो सीधा मुंह पर ना बोल देती है, उसे किसी के फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, पर किया बिल्कुल वैसी नहीं है। तभी अमन जाकर प्यार से किया के सर पर हाथ फेरता है और कहता है, बच्चा चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप करने चलूंगा। ये सुनकर किया रहती है कि नहीं भाई, आप परेशान ना हो, मैं अपनी गाड़ी से चली जाऊंगी और आज फिर वेलकम पार्टी है। ये सुनकर मयंक और अमन दोनों एक साथ ही बोलते हैं, ठीक है, तब हम तुम्हें पार्टी में लेकर चलेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर किया दोनों की तरफ देखने लगती है। वो कैसे इन दोनों को बताएं कि वह तो पहले से ही किसी और के साथ जा रही है। तभी किया प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, वो भाई बात ऐसी है कि मैं पहले ही किसी को जाने के लिए हाँ कह दिया है, अब मैं उसे मना कैसे करूंगी। उसकी बातों को सुनकर दोनों भाई को किया की फिक्र होने लगती है। उन्हें लगता है कि किया किसी लड़के को अपने साथ लेकर जा रही है। ये सोचकर दोनों एक साथ पूछते हैं, तुम किसी लड़के के साथ जा रही हो। उनकी बातों को सुनकर किया को आश्चर्य होता है, क्या उसके भाई उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तुरंत उनकी गलतफहमी को दूर करती है और बताती है कि वो मेरी फ्रेंड सुरभि है, उसने मुझे कल रात को ही पार्टी में जाने के लिए इनवाइट किया था, तो मैंने उसे हाँ कह दिया था। किया की बातों को सुनकर अब जाकर दोनों भाई राहत की सांस लेते हैं। वह इस समय बिल्कुल किया को छोटे बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे थे, मानो वह कहीं अकेले जाएगी तो खो जाएगी। वह तो बिल्कुल भूल गए थे कि उनकी बहन से भी ज्यादा पावरफुल है। सभी लोग बैठकर एक साथ नाश्ता करते हैं। फिर किया अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, वही वह दोनों भाई भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। किया जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, वहां का माहौल काफी शांत लग रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो तैयारी में बिजी थे, इस वजह से कॉलेज ही नहीं आए थे और सारे सीनियर पार्टी की तैयारी कर रहे थे। इस वजह से कॉलेज में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। और आज तारा और उसकी गैंग भी यहाँ नहीं था, वह तो किया के लिए स्पेशल इंतजाम करने में लगा हुआ था। किया जैसे ही कॉलेज पहुँचती है,
सुरभि उसका इंतजार कर रही थी। वह सामने से किया को आता देखकर दौड़कर उसके गले लग जाती है। किया जैसे ही सुरभि को देखती है उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। सुरभि किया से शिकायत करते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी याद बिल्कुल नहीं आती है, इसी वजह से तुम मुझे मिलना तो दूर कॉल भी नहीं करती हो। सुरभि की शिकायत सुनकर किया उसे कोई जवाब नहीं देती है। वह आगे की ओर बढ़ जाती है। सुरभि ये देखकर अपने पैर पटकते हुए किया के पीछे पीछे जाने लगती है। वो किया को अच्छे से जानती थी, उसे सफाई देने की आदत नहीं थी। किया सबसे पहले जाकर अपना असाइनमेंट जमा करती है, फिर वो दोनों क्लास में जाते हैं। क्लास में भी ज्यादा बच्चे नहीं थे जिन्हें पढ़ने था, बस वही आए हुए थे। उन लोगों ने भी शांति से अपना क्लास अटेंड किया। इसी तरह टाइम बीत गया। अब समय आ गया था उनके पार्टी में जाने का। वो दोनों सुरभि के घर के लिए निकल जाते हैं। किया ने भी सुरभि के घर जाने को हाँ कर दी थी, क्योंकि उसे भी सुरभि के मम्मी पापा से मिलना था। काफी वक्त बीत गया था सुरभि के माँ पापा से मिले हुए। सुरभि के मम्मी पापा किया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब उन्होंने सुना कि किया उनके घर आ रही है, उन्होंने किया स्वागत की अच्छे से तैयारी की। कितने दिनों बाद उनकी बच्ची जो उनके घर आ रही थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या किया और सुरभि पार्टी में आराम से जा पाएंगे या फिर कोई नया बवाल उनके सामने आने वाला है? और किया के साथ वेलकम पार्टी में क्या होने वाला है, जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 122, किया और सुरभि का पार्टी में जाना। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया और सुरभि पार्टी में जाने के लिए निकलती है। सबसे पहले वह सुरभि के घर जाती हैं। अब आगे जैसे ही किया और सुरभि घर पहुंचते हैं, उनकी माँ उन्हें दरवाजे पर ही मिल जाती हैं, क्योंकि वह काफी देर से बच्चों का इंतजार कर रही थी। उसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था ये जानकर कि किया घर आने वाली है। वो कितने सालों बाद अपनी बच्ची को देख पाएंगे, यही सोच सोच कर खुश हो रही थी। ऐसे ही सामने से आई हुई उन दोनों बच्चों पर नजर जाती है उनकी। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वह तेजी से आगे बढ़कर किया को अपने गले से लगा लेती हैं। आखिर में उनकी प्यारी बच्ची आज उनके घर आ ही गई। वह प्यार से किया के सर पर हाथ फेरने लगते हैं और कहती है कि क्या बच्चा, तुम्हें हमारी याद नहीं आती है? तुम इतने दिनों से यहाँ आई हुई हो, पर हमसे मिलने का आज तुम्हारे पास टाइम मिला है। ये सुनकर किया मुस्कुरा देती है और उनसे सॉरी कहते हुए कहती है कि आंटी, दरअसल कुछ काम बकाया था, उन्हीं को पूरा करने में लग गई थी और जैसे ही काम पूरा हुआ है आपसे मिलने आ गई हूँ। ये सुनकर अब सुरभि की माँ कुछ भी नहीं रहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किया को यहाँ आकर किसी भी तरह से बुरा लगे। वह किया से बहुत प्यार करती थी। तभी वहाँ पर सुरभि के पापा भी आ जाते हैं। वह भी किया को बहुत प्यार से वेलकम करते हैं और उसे उसके बारे में पूछते हैं। किया कुछ देर उन दोनों से बातें करती है, फिर सुरभि के जिद करने पर वो उसके रूम में चली जाती है। हालांकि सुरभि और किया की साइज लगभग एक जैसी ही थी और सुरभि ने कल ही अच्छे से शॉपिंग कर ली थी, जिससे उसे इतना तो पता ही था कि किया ने अपने लिए कोई भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं की होगी, क्योंकि वह इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थी। इस वजह से सुरभि ने किया के लिए एक बहुत ही प्यारा ड्रेस सेलेक्ट किया था। वह रेड कलर का फुल लेंथ ड्रेस था जिसमें बगल से कट लगा हुआ था। उसकी ड्रेस स्लीवलेस थी। उसने जैसे ही किया को ये ड्रेस दिया, किया ने उसे बिल्कुल ही पहनने से मना कर दिया। उसे ड्रेस में किया का फिगर बहुत ही अच्छे से दिखाई देता। किया उसे ड्रेस को बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी सुरभि के जिद करने पर उसे ड्रेस को पहनना ही पड़ा। किया ने अभी भी अपना सांवला सा मेकअप कर रखा था।
सुरभि ने भी एक पर्पल कलर का ड्रेस पसंद किया था, वह भी बिल्कुल किया के ड्रेस की तरह ही था। सुरभि गोरी थी जिस वजह से पर्पल कलर उसके ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा था। किया जैसे ही ड्रेस चेंज करके आती है सुरभि तो उसे देखते ही रह जाती है। सच में उसकी चॉइस बहुत ही बेस्ट थी, यह ड्रेस किया को बिल्कुल फिट आई थी। किया इस देश में बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी, वो बिल्कुल किसी 15-16 साल की बच्ची की तरह लग रही थी। सुरभि जल्दी से किया के पास जाते हुए उसकी नजर उतारने लगती है। उसकी नौटंकी देखकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सुरभि रहती है कि हाय किसी की नजर ना लगे। सच में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आज तो सारे लड़के तुम पर मर मिटेंगे। सुरभि की बातों को सुनकर किया उसे घूरकर देखने लगती है। वो वहाँ लड़कों को खुद पर मर मिटने के लिए नहीं जा रही है। सुरभि किया को इस तरह देखता पाकर जल्दी से अपनी जबान ठीक करते हुए कहती है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सारी लड़कियां तुम पर मर मिटेंगे। सुरभि को इस तरह बात बदलता देखकर किया मन ही मन सुरभि को कोसती है। वो अच्छे से जानती थी सुरभि अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली है। तभी सुरभि अपनी ड्रेस को दिखाते हुए किया से पूछता है कि देखो मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है कि नहीं, और मैं कितने लड़कों को आज अपने ऊपर फ्लैट कर पाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर किया उसके सर पर तकली मारते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी बंदरिया को देखकर बंदर के अलावा और कोई भी फ्लैट होगा। किया की बातों को सुनकर सुरभि अपना मुंह बना लेती है। उसकी ये दोस्त उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती करती है पर वो उसे कुछ नहीं कह पाती है। सुरभि जल्दी से अपना मेकअप करने लगती है। वही किया मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं करती है क्योंकि उसे ये सब फालतू लगता है। पर सुरभि कहाँ मानने वाली थी, वो जबरदस्ती किया के होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगा देती है। बस इतना करने से ही किया बहुत प्यारी लगने लगती है। सुरभि फिर से एक बार किया की बलाया लेते हुए कहती है कि वाकई में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पर इस बार किया कुछ नहीं रहती है। इसी तरह वह दोनों बातें करते हुए पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जहां किया और सुरभि एक गाड़ी में जा रहे थे वहीं उनसे कुछ दूरी पर किया के गार्ड उन्हें चारों तरफ से कवर किए हुए जा रहे थे। इस बात का पता किया को था पर सुरभि को बिल्कुल नहीं था। वह गार्ड हिडन तरीके से किया की सिक्योरिटी में थे। किया और सुरभि इस समय जिस होटल में पार्टी थी उसे होटल के सामने खड़े थे। उनके पास उनका इनविटेशन कार्ड था, सो उन्हें वहां रोकने वाला कोई नहीं था। सुरभि होटल को देखकर किया से कहती है, अरे वो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे वह डेविल सीनियर हमें इस तरह की अच्छी पार्टी भी दे सकते हैं। मुझे तो लगा था कि वो पार्टी के नाम पर फिर से हमारी किसी तरह की रैगिंग करने वाले होंगे। तभी किया रहती है कि यहाँ पर टीचर भी है, इस वजह से वह इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। फिर भी हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। सुरभि भी किया के बातों का इशारा समझ रही थी, उसे पहले से ही डाउट था पर किया के कहने पर उसका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। वह पार्टी में चौकन्ना रहेगी, वरना इस तरह की पार्टी में उसने पहले से ही सुन रखा था कि कई हादसे हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही गेट से अंदर जाते हैं वहां पहले से ही तारा की खाड़ी चमची जल्दी से जाकर तारा को बताती है कि वह लोग आ गए हैं। तारा ने एक लड़की को पहले से ही गेट के पास खड़ा कर दिया था कि जैसे ही किया आएगी वह उसे बता देगी तो तारा अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देगी। उधर सायरा भी पार्टी में पहुंच चुकी थी और वह अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। वो उन्हें अपना एड्रेस और अपना लुक दिख रही थी। उसने काफी महंगे ज्वेलरी पहन रखे थे जिसे देखकर सभी लड़कियां आपस में ही जलबुझ रही थी। आखिर में सायरा एक
अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, जिस वजह से कोई भी लड़की उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करती थी और वही लड़के भी सायरा के पीछे दीवाने हुए फिरते थे। सायरा देखने में खूबसूरत थी और वह एक बड़े बैकग्राउंड से थी, तो फिर कौन नहीं उसके पीछे जाना चाहेगा। सायरा आखिर में इसीलिए तो तैयार हुई थी कि सभी उसे देखकर उसे जलन महसूस करे। वह जितने अमीर फैमिली की नहीं थी उससे ज्यादा तो वह जताया करती थी। तभी तारा की नजर सामने आती किया और सुरभि पर जाती है। उन दोनों को देखकर तारा के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने किया के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रखा था जिससे आज किया की बहुत ही बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। ये शहर का बहुत ही बड़ा ग्रीन डायमंड होटल था। इसमें बहुत ही बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग ही आया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के वेटर तक की तनख्वाह इतनी ज्यादा थी कि कोई आम कंपनी अपने मैनेजर को भी उतना नहीं देती थी। इस वजह से यहाँ के कर्मी काफी अच्छे स्टेटस के होते थे। इस होटल का ओनर कौन है ये तो नहीं जानता था कोई भी, पर इस होटल की मैनेजर एक लेडीज थी जिसका नाम दुआ था। वह बहुत ही प्यारी और यंग एज की थी। सारे मीटिंग और होटल से रिलेटिव सारे काम वही देखा करती थी। इस वजह से कभी कोई नहीं जान सका कि इस होटल का रियल सीईओ कौन है। महज 5-6 साल पहले खुला या होटल आज शहर का सबसे बेस्ट होटल था। यहाँ की खाने से लेकर इंटीरियर डिजाइन तक सब कुछ बेस्ट था। इसी वजह से यह होटल काफी ज्यादा महंगा था, पर यहाँ गरीबों के लिए भी ध्यान में रखकर समय समय पर कूपन की व्यवस्था की गई थी, जिसे लकी विनर को एक बार अपने और अपने गेस्ट को इस होटल की खूबसूरती का लुत्फ उठाने का मौका मिल सके। और इस होटल ने कई नियम भी बना रखे थे, जिसमें कुछ खास लोगों को खास तरह के छूट दिए जाते थे। इस वजह से यह होटल काफी चर्चा में रहता था। तारा ने किया कि बेइज्जती करने का पूरा इंतजाम कर लिया था, अब बस बाकी था तो उसे समय का इंतजार करना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तारा इतने आराम से किया कि बेइज्जती कर लेगी या फिर कुछ नया बखेड़ा सामने आएगा, या फिर आज तारा अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी और किया को बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत किया जाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर सायरा कौन सी चाल चलेगी? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके हमें जल्दी से बताएं, और जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एपिसोड 123, मयंक की गर्लफ्रेंड। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से सुरभि और किया पार्टी में तैयार होकर जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ तारा किया को परेशान करने के लिए एक प्लान बनती है। अब आगे एक तरफ जहां किया पार्टी के लिए गई थी, वहीं दूसरी तरफ मयंक अपने ऑफिस पहुंच चुका था, पर उसे क्या पता था कि आज कौन सी आफत उसका इंतजार कर रही है। कल उसने रेहान का बहुत ही मजाक उड़ाया था, जिस वजह से रेहान रात भर नहीं सो पाया था और वह सुबह उठते ही ऑफिस पहुंच गया था। उसे तो बस मयंक का इंतजार था। वहीं मयंक जैसे ही अपने केबिन में पहुंचता है, उसके फोन पर ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं। ये मैसेज उनके भाइयों के थे, क्योंकि मयंक ने आते वक्त रास्ते में ही अपने और किया की कल के डिनर के समय ली गई कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और उसके साथ लिखा था, मेरी प्रिंसेस के साथ मेरा क्वालिटी टाइम। उसने खुलकर कुछ भी नहीं लिखा था, जिस वजह से उसके भाई अच्छे से कुछ भी समझ नहीं पाए थे और मयंक ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि किया के फेस को उसने ब्लर कर दिया था, जिस वजह से मयंक के साथ वाली लड़की का पूरा फिगर तो दिख रहा था, पर चेहरा नहीं पता चल रहा था। हाँ, ये बात अलग थी कि विवान और अमन को देखते ही पता चल गया कि मयंक के साथ उनकी बहन किया है, लेकिन बाकी के मयंक के 2 भाइयों को उसे लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह देख सकते थे कि लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव देख रही है, पर उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था।
इस वजह से उन लोगों में खलबली मची हुई थी, जहां अमन और विवान ने अपने भाई को मैसेज किया था कि आप हमें ज्वेलस फील करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों भाइयों ने ये समझा कि मयंक की यह कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मयंक डेट पर गया हुआ है, और वह जानने के लिए उसके पास मैसेज किए थे कि प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड का फेस रिवील करो। मयंक तो अपने भाइयों का मैसेज देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। वाकई में उसके भाई क्या समझ रहे हैं? क्या यह उनकी भी प्यारी बहन नहीं है? बाद में जब उन्हें पता चलेगा तो वह खुद को कितना बड़ा बेवकूफ समझेंगे, यही सोचकर उसे हंसी आ रही थी। ये ग्रुप उन पांचों भाइयों का था जिसमें वह एक दूसरे के साथ जुड़े थे, इस वजह से बाकी किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मयंक ने सिर्फ ग्रुप में ही अपनी फोटो को सेंड किया था। मयंक मैसेज पढ़ ही रहा था कि फिर से उसके भाई का मैसेज आता है। क्या सच में भाई आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं? वो कौन है? तभी उसके दूसरे भाई का मैसेज आता है, आपने फेस क्यों ब्लर कर रखा है? प्लीज फेस रिवील कीजिए, मुझे देखना है। वो खुशकिस्मत कौन है? जरूर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से आप नहीं चाहते कि हम लोग उन्हें देखें। मयंक ने अपने दोनों भाइयों को कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही लिखा है, देखना हो तो घर आओ। इतना कहकर उसने अपना फोन रख दिया। जैसे ही उसने फोन रख ऋषभ उसके केबिन में आ गया और उसने परमिशन ले अंदर आते हुए कहा, सर आपको ऋषभ सर बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी जाइए। उसकी बातों को सुनकर मयंक को अंदाजा लग गया था कि मामला क्या है, पर मयंक ऋषभ से पूछता है, क्या कोई जरूरी काम है? ऋषभ बेचारा क्या कहता हुआ तो कल से ही अपने बॉस के गुस्से को बर्दाश्त रहा था। वही ऋषभ को ना बोलना देखकर मयंक फिर से पूछता है, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? ऋषभ बेचारा जल्दी से हकलाते हुए कहता है, वो मुझे नहीं पता है, कल से ही सर को कुछ हो गया है। वो अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, कभी किसी बात पर चिल्लाते हैं तो कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और उनका गुस्सा तो पता नहीं कितना ज्यादा बढ़ गया है। वो आज सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंच गए थे, मुझे भी सुबह ही आना पड़ा, और जब से वो ऑफिस आए हैं तब से 100 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद वह आपसे ही नाराज हैं। ऋषभ की बात सुनकर मयंक को हंसी आने लगती है। ऋषभ बेचारा अपना मुंह पड़े मयंक को देख रहा था, उसके बॉस इतने गुस्से में है, और यहाँ मयंक सर को हंसी सोच रही है। वह मन ही मन सोचता है, हंस लो जितना हंसना है, बाकी का कर तो तुम पर ही फूटने वाला है, पर इतना कहने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वही मयंक ऋषभ को इग्नोर कर मुस्कुराता हुआ रेहान के केबिन की तरफ चल देता है। उसे तो पता था कि रेहान क्यों जलबुझ कर राख हो रहा है। मयंक को नहीं पता था कि रेहान इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा, पर वह अब कुछ नहीं कर सकता था। उधर दूसरी तरफ पार्टी में किया और सुरभि आपस में बातें करते हुए अंदर जा रहे थे। किया ने अपनी तिरछी नजरों से एक बार सारे पार्टी का जायजा ले लिया था। उसे पता था कि कौन इस वक्त कहां पर है। आखिर में वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वह एक माफिया डॉन थी, और उसका एक नजर ही काफी था लोगों की पहचान करने में। वह अपने सामने तारा रजत और उसके दोस्त सर्वेश का पीस पिंकी और पूजा को एक साइड बैठा हुआ देख सकती थी। उसने उन्हें फुल इग्नोर कर सुरभि के साथ दूसरी तरफ जाना ही सही समझा। वही एक कोने में अभय, प्रीत और आलोक बैठे थे, वह भी किया को देख रहे थे। अभय को इस समय किया बहुत प्यारी लग रही थी, वहीं प्रीत की नजर तो बस सुरभि पर ही टिकी हुई थी। जब किया और सुरभि दूसरी साइड जा रहे थे, तभी रजत की नजर किया पर पड़ी। वह एक बार तो किया को देखकर देखता ही रह गया। वाकई में किया काफी खूबसूरत लग रही थी। वह सुरभि से गोरी तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसका पूरा फिगर उसे ड्रेस पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसका प्यारा सा चेहरा जो बिना मेकअप के ही खूबसूरत लग रहा था।
रजत उसे एक तक देखा ही रह गया। तभी तारा की नजर रजत पर गई। वह इस तरह रजत को किसी को देखा देखकर अपनी नजर उसे साइड की जिस साइड रजत देख रहा था, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। रजत कैसे किया को इस तरह से देख सकता है? अब तो तारा का खून ही खोल रहा था। वह किया को अच्छा सबक सिखाएगी यही सोचकर शांत बैठी थी, पर रजत का इस तरह से देखना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह तुरंत रजत के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि रजत चलो ना हम डांस करते हैं, देखो ना सब कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है डांस करने का। लेकिन रजत उसे यह कहकर मन कर देता है कि अभी कुछ देर रुको, थोड़ी देर में जब और भी लोग डांस करने लगेंगे तब हम डांस करने जाएंगे, अभी थोड़ा एंजॉय करो। तारा को रजत की यह बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। इस वजह से उसने फिर से अपने ड्रिंक की गिलास को अपने हाथ में उठा लिया और वह ड्रिंक करने लगी, पर उसकी नजर लगातार किया पर बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सायरा जो अपने दोस्तों से बात कर रही थी, उसकी एक दोस्त ने कहा देखो वह नहीं आई लड़की इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है और कितनी मासूम लग रही है। जैसे ही सायरा अपनी नजर घूमर उसे और देखते हैं तो वह सामने किया को पाती है। किया को देखकर सायरा को थोड़ा अजीब लगता है, आखिर में किया यहाँ क्या करने आई है? सायरा अपने मन ही मन सोचने लगती है। तभी वह अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम इस लड़की को जानती हो? उसकी दोस्त हाँ मैं अपना कर हिलाते हुए कहती है हाँ ये न्यू एडमिशन है इसलिए थोड़ा लेट एडमिशन लिया है। तभी सायरा सोचती है कि इस जैसी गांव की गवार को कैसे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जरूर बड़े पापा ने पैसे देकर इसका एडमिशन यहाँ करवाया होगा, वरना इस जैसे लड़की की तो औकात भी नहीं है कि वह इतने बड़े कॉलेज में पढ़ सके। तभी उसकी दोस्त किया की तारीफ करते हुए कहती है कि वह काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिस वजह से स्कॉलरशिप के दम पर उसका यहाँ एडमिशन हुआ है। ये सुनते ही सायरा आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या वह गांव की गवार नहीं है? वह कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकती है? इस समय सायरा के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी दोस्त क्या कह रही है। वह किया को कभी भी एक तेज स्टूडेंट नहीं समझ सकती है, क्योंकि वह जानती है कि किया गांव से आई है और वह एक लो क्लास की लड़की है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सायरा भी इस मौके का फायदा उठाकर किया की इंसल्ट कर पाएगी, या फिर उल्टा सायरा का ही इंसल्ट हो जाएगा? और तारा किया के साथ क्या करने वाली है, जाने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और दोस्तों आप सभी ने कमेंट किया है कि मैं छोटा एपिसोड दिया है और पिछले 2 दिनों से कोई एपिसोड नहीं दिया था, तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे तेज फीवर था, इस वजह से मैं 2 दिनों तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे ही थोड़ा आराम मिला मैंने स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए एक छोटा एपिसोड ही बना पाई थी, लेकिन आप लोग भरोसा रखिए मैं इस स्टोरी को पूरा जरूर करूंगी और कोशिश करूंगी चाहे छोटा ही एपिसोड क्यों ना हो पर हर दिन दे सकूं। चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 124 किया से तारा और सायरा की जलन। अभी तक आपने सुना कि किस तरह से किया को परेशान करने के लिए तारा और सायरा अपने अपने तरीके से प्लान बना रही थी। अब आगे जिस तरह से तारा और सायरा किया को देख रही थी, किया उनके फेस इंप्रेशन को देखकर उनके मन में चलने वाली बातों को समझ सकती थी। आखिर में किया के सामने ये दोनों अभी बच्ची थी। किया ने दुनिया भर के रंग रंग ढंग देख रखे थे,
वही जैसे ही किया और सुरभि किनारे की टेबल पर जाकर बैठते हैं, उनके पास अभय ऊपर आए प्रीत कश्यप और आलोक आ जाते हैं, क्योंकि वह भी अकेले ही एक साइड बैठे थे और उन्हें डांस करने के लिए एक पार्टनर चाहिए था। शो किया और सुरभि से बेहतर उन्हें कोई नहीं लगता था, इस वजह से वह उनके पास आकर बैठ जाते हैं और उन दोनों से हेलो कहते हैं। किया अपने सामने इन तीनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उनके हेलो का जवाब देती है। इस समय अभय तो किया की मुस्कुराहट में ही डूब जाता है। वाकई में आज उसने पास से किया की इस प्यारी मुस्कुराहट को देखा था, वरना वह तो हमेशा ही गुस्से में रहता था और कभी किया को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। नहीं, प्रीत तो सुरभि को ताड़े जा रहा था। सुरभि भी काफी इंटेलिजेंट थी, वह भी लोगों के रंग ढंग देखकर बता सकती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है, सो वह प्रीत को इस तरह देखता पाकर समझ सकती थी कि प्रीत के मन में क्या चल रहा है, पर वह उसे फुल इग्नोर करती है। आलोक बेचारा तो बीच में बस सबका मुंह ही ताक रहा था। तभी प्रीत सुरभि से पूछता है, तुम दोनों इतनी लेट क्यों आई हो? सुरभि अपनी आंखें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखकर पूछती है, क्या वाकई में हमें लेट हो गई है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी पार्टी शुरू ही हो रही है। तभी आलोक बोल पड़ता है, तो तुम्हारा क्या मतलब है? पार्टी खत्म आने पर तुम्हें आना चाहिए था। आलोक की बातों को सुनकर सुरभि चिढ़कर बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, मैंने कब ये कहा कि पार्टी खत्म होने पर मुझे आना चाहिए? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम सही समय पर आए हैं। तुम लोगों की तरह पहले से आकर यहाँ अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे। सुरभि की बातों को सुनकर उन तीनों का तो मुंह ही बन जाता है। उसके कहने का क्या मतलब है? क्या हम सब इतनी फालतू पड़े हैं? तभी किया सबको चुप करते हुए कहती है कि आपस में बहस करना बंद करो और पार्टी एंजॉय करो। जो करने आए हो, इस तरह से बहस क्यों कर रहे हो? सुरभि किया की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं बहस कहाँ कर रही हूँ, वह तो ये सब बेवकूफी बोल रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर प्रीत का तो मुंह ही बन जाता है। तभी सुरभि वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाकर उसके हाथों में लिए ट्रे से 2 ड्रिंक की गिलास निकाल लेती है। उन दोनों गिलास में जूस थे। ये देखकर आलोक बोल पड़ता है, क्या यार, आज के दिन तो कम से कम ये जूस पीना छोड़ दो। उसकी बातों को सुनकर सुरभि रहती है कि हम चाहे जो पिए, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तुम्हें भर भर के दारू पीना है तो जाकर पियो ना। बेचारे आलोक का मुंह बन जाता है। उसने कब कहा कि वह दारू पीना चाहता है? वहीं सुरभि की बातों को सुनकर प्रीत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये लड़की इतनी टेढ़ी क्यों है? हर बात का टेढ़ा ही जवाब देती है। क्या मैं इसे कभी पटा पाऊंगा? उसके मन में तो यही चल रहा था। उसे लग रहा था कि जिस तरह से सुरभि बात करती है, वो उसे कभी पटा ही नहीं पाएगा। तभी तारा, रजत और उसके टीम मेंबर किया के पास आ जाते हैं। तारा किया को देखते हुए फुल एटीट्यूड में कहती है, तो किया तुम आ गई, वैसे तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें हमें विश करना चाहिए? ये सुनकर किया अपनी नजरें उठाते हुए कहती है कि भला किस बात की विश करना? तारा कहती है कि हम तुम्हारे सीनियर हैं और जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं उन सब ने हमें ग्रेट किया है, शिवाय तुम दोनों को छोड़कर। क्या तुम्हें इस चीज के लिए पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? तभी सुरभि रहती है कि हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। अगर पता होता कि यहाँ पनिशमेंट मिलेगी तो हम आते ही नहीं। उसकी बात को सुनकर तारा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चल रही है? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों इस तरह की हरकत करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे? तभी रजत तारा को चुप करते हुए कहता है कि तारा बस भी करो, आज सबको एंजॉय करने दो। आज यहाँ वेलकम पार्टी है, तो यहाँ मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता हूँ, इस वजह से अपनी प्रॉब्लम को बाद में समझना। अभी सब शांति से पार्टी एंजॉय करो। तारा भी रजत के इशारे को समझ रही थी, इस वजह से वह शांत हो जाती है।
उसे इस समय किया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसे अपने प्लान को भी तो अंजाम देना था। हालांकि यह प्लान रजत और तारा ने मिलकर बनाया था, लेकिन रजत ने सिर्फ आधा प्लान ही बनाया था, बाकी का तारा ने रजत से छुपकर अंजाम देने को सोचा था। तभी पार्टी में डांस करने का अनाउंस होता है। आप सभी लोग अपनी टीम बनाकर डांस करने जाने लगते हैं। वहीं तारा जब ये सुनती है तो वह भी रजत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। किया तारा के रवैया को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही इस तरह की उम्मीद थी। वहीं सुरभि गुस्से के मारे अपने दांतों को बीच रखा था। वह कैसे आज के दिन हमें परेशान करने आ सकती है, ये कहते हुए वह बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। तभी किया सुरभि को शांत करती है और करती है, अभी आगे बहुत कुछ है, शांत रहो। उसकी बातों का इशारा समझकर सुरभि भी शांत हो जाती है। तारा रजत को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, पर रजत का मन तो किया पर अटका हुआ था। पता नहीं क्यों वह किया की तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा था। आज से पहले उसे ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ था, पर आज उसे किया पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह किया के साथ डांस करे, पर तारा के रहते ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता था। इस वजह से रजत अपना मन मार कर तारा के साथ डांस करने लगता है, लेकिन अब भी उसकी नजर बार बार किया पर जा रही थी। वही किया अभी तक शांति से बैठी थी, तभी उसके पास सायरा आ जाती है। ये देखकर किया मन में ही सोचती है कि एक बला टली नहीं कि दूसरी पहुंच गई। सायरा मुस्कुराते हुए किया को हेलो बोलती है, बदले में भी किया मुस्कुराकर उसे जवाब देती है। तभी सायरा उससे कहती है कि अरे किया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे मुझे कैसे पता चलता, तुम तो गांव में पाली बड़ी थी और तुम्हारे परसेंटेज भी इतने कम थे, तो मैंने सोचा कि तुम किसी और ही कॉलेज में होगी। वैसे अच्छा है, बड़े पापा ने तुम्हारा यहाँ एडमिशन करवा दिया, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ तुम मेहनत करोगी तो अच्छे से पढ़ पाओगी। उसकी बातों को सुनकर किया की आंखें चढ़ जाती है। इसका कहने का क्या मतलब है? क्या मैं इतनी गवार हूँ कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिल सकता, और यहाँ ये सब के सामने कहकर मेरी इंसल्ट करना चाहती है? वही सायरा की बातों को सुनकर सभी लोग किया की तरफ देखने लगते हैं। सुरभि को तो शहर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में वह कैसे सबके सामने किया को इस तरह से कर सकती है? सुरभि का बस चलता तो अभी के अभी सायरा के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती। तभी आलोक बीच में बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये हमारे क्लास की सबसे ब्रिलियंट छात्र है और तुम क्या अनाब शनाब बक रही हो? इस तरह से किया के लिए बोलना देखकर सायरा का मुंह बन जाता है। आखिर में ये लोग इस गवार के लिए क्यों बोल रहे हैं? तभी सायरा अपने आप को बेचारी दिखाते हुए कहती है कि अरे मैं तो किया की परवाह कर रही थी, मुझे क्या पता था कि मेरा ऐसे कहने पर तुम सबको बुरा लग जाएगा। तभी सुरभि रहती है कि वैसे इंसान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को बुरा लग जाए, और जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे ऐसे बोलने पर बुरा लग जाएगा तो तुम्हें ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। वैसे तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, किया को किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतनी काबिल है कि इस कॉलेज में अपने दम पर एडमिशन ले सकती है। उसकी बातों को सुनकर सायरा सुरभि से चिढ़ जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 125, रेहान और मयंक की लड़ाई। अब आगे, जहां किया और सायरा पार्टी में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब मयंक रेहान के केबिन में पहुंचता है तो रेहान काफी ज्यादा गुस्से में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था।
इस वक्त उसके हाथ में एक पेपर वेट था जिसे वह गोल गोल घुमा रहा था। जैसे ही मयंक ने दरवाजे को खोलकर सामने देखा तो उसे हंसी आने लगी थी। रेहान का इस तरह का गुस्से भरा चेहरा देखकर पर वह इस वक्त अगर उसके सामने हंसेगा तो उसका सारा गुस्सा मयंक पर फूटेगा। या सोचकर मयंक अपने चेहरे को शांत कर लेता है और पूछता है, क्या बात है रेहान, तुमने मुझे बुलाया क्या? रेहान जैसे ही मयंक की ओर देखा है मानो उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था। ये लड़का कैसे आज अनजान बन रहा है, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। रेहान अपना दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है कि मयंक तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। रेहान की ऐसी बात सुनकर मयंक आश्चर्य से रेहान की तरफ देखा है। वह कब हद से आगे बढ़ा उसे तो नहीं पता चला, वही मयंक को इस तरह देखकर रेहान अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है, तुम मेरी एंजल से दूर रहो वरना मयंक मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी मेरी एंजल के पास जाए। तुम अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। वही रेहान की ऐसी बातों को सुनकर मयंक को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल कर रखा था जिस वजह से रेहान कुछ भी नहीं समझ सका। मयंक ने भी रेहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी प्रिंस से दूर नहीं रह सकता हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी एंजल कौन है। फिलहाल मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे दूर रहने की तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मयंक के मुंह से ये सब बातें सुनकर रेहान का सब्र जवाब दे रहा था। वो गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हो जाता है। इस समय उसकी आंखें गुस्से की वजह से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके हाथों की नस तन चुकी थी। उसे बस इतना पता था कि उसकी एंजल और उसके बीच अगर कोई भी आएगा तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। वह गुस्से के मारे अपने आप पर से अपना कंट्रोल खो देता है और वह तेजी से मयंक की ओर आगे बढ़कर उसका काला पकड़ लेता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मौत अभी नहीं देखनी है तो तुम मेरी एंजल से दूर रहो वरना मुझे एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हारी जान लेने में। मयंक रेहान के ऐसे रूप को देखकर एक पल तो डर जाता है। अचानक से रेहान का इतना गुस्सा देखकर मयंक को समझ नहीं आता कि वह कैसे रेहान को शांत करे। मयंक अच्छे से समझता था रेहान अपनी एंजल के लिए कितना ज्यादा पजेसिव है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह इस हद तक चल जाएगा कि वह अपने दोस्त की जान लेने की बात कह देगा। मयंक रेहान से अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है कि रेहान अपनी हद में रहो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम एक लड़की के लिए अपने बचपन के दोस्त को जान से मारने की बात कह रहे हो। क्या हमारी दोस्ती बस इतनी ही है? तभी रेहान को एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने गुस्से में मयंक को बहुत गलत कह दिया है। वो मयंक के कलर को छोड़कर मयंक के सामने अपने हाथ जोड़ देता है और इस समय रेहान के आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। वह इसी तरह मयंक से कहता है कि प्लीज यार, तुझे अच्छे से पता है मैं अपनी एंजल के बिना मर जाऊंगा, प्लीज तो उसे छोड़ दे। तू तो और किसी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकता है, पर मैं अपनी एंजल के बिना इस पल सांस भी नहीं ले पाऊंगा। रेहान की ऐसी हालत देखकर मयंक को रेहान के लिए दुख होता है। आखिर में वह कैसे नहीं समझ सकता था रेहान की बेचैनी को। उसने बचपन से ही उसे अपनी एंजल को ढूंढते हुए देखा है और जब आज उसकी एंजल मिल गई है तो वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई और उसकी एंजल को अपने साथ ले जाए। मयंक को अच्छे से पता था कि उसकी प्रिंसेस के लिए रेहान से बढ़कर कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, क्योंकि जिस हद तक रेहान उसे चाहता है उसे हद तक कोई किसी को नहीं चाह सकता। मयंक प्यार से रेहान को शांत करता है और कहता है कि तुम्हारे और तुम्हारे एंजल के बीच कोई नहीं आएगा। तुम इस तरह से कमजोर ना पड़ो।
मयंक की बातों को सुनकर अब जाकर रेहान की जान में जान आई है, लेकिन तभी मयंक फिर से कहता है तुम्हारी एंजल के बीच में कभी नहीं आऊंगा, पर मैं अपनी प्रिंसेस को भी प्यार करना नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। ये सुनकर तो रेहान का गुस्सा फिर से हाई होने लगता है। कैसा है इसका दगाबाज दोस्त है। एक तरफ तो वह कहता है कि वह बीच में नहीं आएगा और दूसरी तरफ वह उसे प्यार करने का दावा भी करता है। रेहान गुस्से में मयंक की तरफ घूर कर देखता है। इस वक्त रेहान का मन कर रहा था कि वो मयंक को पीट पीट कर मार ही डालें। तभी रेहान गुस्से में कहता है कि मयंक के तुम ये क्या कह रहे हो, अभी अभी तो तुमने कहा कि मेरे और एंजल के बीच में तुम कभी नहीं आओगे, तो फिर यह क्या हरकत है। मयंक उसकी बातों को पूरा करते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी एंजल के बीच नहीं आऊंगा, पर मैंने कब ये कहा कि मैं अपनी प्रिंसेस से प्यार नहीं करूंगा। वह तो मेरी जान है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। रेहान तो मानो गुस्से में फट ही जाएगा। वह मयंक के मुंह पर जोर से एक पंच मारता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है कि धोखेबाज कहीं का, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक तरफ तो तू मुझे तसल्ली देता है और दूसरी तरफ मेरे ही मुंह पर मेरी एंजल को प्यार करने को कहता है। अगर तूने भूल से भी मेरी एंजल की तरफ नजर उठाकर देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। वही एक मुक्का खाने के बाद भी मयंक को हंसी आ रही थी और उसे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी कि अब की बार वह अपनी हंसी नहीं रोक सका और जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर रेहान अपना कंट्रोल खो रहा था। गुस्से में उसने अपने दांतों को भींच रखा था। मयंक की हंसी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मयंक को एक किक जोर से मारता है और कहता है कि मेरी बातों को मजाक समझने की भूल मत करना, वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। मयंक अब भी हंस जा रहा था। उसे रेहान की जलन देखकर हंसी आ रही थी। वह फिर से रेहान को चढ़ाते हुए कहता है, रेहान तुम चाहे जो कह लो, पर मैं अपनी प्रिंसेस से कभी दूर नहीं हो सकता हूँ। वो मेरी जान है, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बार बार मयंक के मुंह से अपनी एंजल के लिए प्यार शब्द सुनकर रेहान अपने आपे से बाहर हो जाता है और अब वो उसे करने के लिए अपने पास पड़ा एक बड़ा फ्लावर पॉट उठा लेता है। जैसे ही वह उसे फेंककर उसे मारता है, मयंक तुरंत एक्शन में आते हुए साइड हट जाता है। उसकी आंखें अब बड़ी हो गई थी और उसकी हंसी गायब हो गई थी। क्या सच में रेहान पागल हो गया है? वह रेहान को चिल्लाते हुए कहता है, तू पागल हो गया है क्या? मेरी जान ले लेगा? रेहान इस तरह चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं सबको मार डालूंगा, जो भी मेरे और मेरे एंजल के बीच में आएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रेहान का पागलपन देखकर मयंक अब शांत हो जाता है। अब वो और अधिक रेहान को नहीं छेड़ सकता था, वरना रेहान सच में उसे मार डालेगा। वह बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रहती है। फिर मयंक रेहान के पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और करता है, तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों आ जाते हो? मैंने कहा ना, तुम्हारे और तुम्हारे एंजल के बीच कोई नहीं आएगा। मयंक की बातों को सुनकर रेहान को फिर से गुस्सा आने लगता है। वो उसका हाथ झड़कते हुए कहता है कि हाँ, तुमने कुछ देर पहले ही कहा था, फिर उसके बाद भी कुछ कहा था, शायद तुम्हें याद नहीं है। मयंक मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे सब याद है, पर मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। फिर रेहान अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, तो तुम क्या कहीं मरने जा रहे हो? उसकी बातों को सुनकर बेचारा मयंक कुछ बोल ही नहीं पाता। वह उसकी तरफ ऐसे देखा है मानो किसी पागल को देख रहा हो। उसका दोस्त उसे ऐसे कैसे कह सकता है? तभी रेहान कहता है,
कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तो मेरे और एंजल के बीच आते ही रहोगे, तो अब तुम कहाँ जा रहे हो जो मेरे बीच नहीं आओगे? जरा मुझे भी बता दो। मयंक बेचारा इस पागल दीवाने से क्या कहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कहीं नहीं जा रहा है, वह तो यही रहेगी अपनी प्रिंसेस के पास। भला वो उससे कैसे दूर हो सकता है? इतना कहना ही था कि रेहान तुरंत अपनी बंदूक निकाल देता है। आज तो वो मयंक की जान लेकर ही मानेगा। जैसे ही मयंक रेहान के हाथों में बंदूक देता है, उसकी तो डर के मारे सांस ही अटक जाती है। वह अपने सामने इस पागल आशिक को देख रहा था जो कुछ भी कर सकता था, वह अब और अधिक मजाक नहीं कर सकता था। इससे पहले कि रेहान उसे पर गोली चलाता, वह तुरंत ही साइड हट जाता है, जिससे रेहान की गोली जाकर दीवार पर लगती है। वह तुरंत जाकर रेहान का हाथ पकड़कर ऊपर कर देता है और उसे बंदूक छोड़ने को कहता है, पर रेहान तो आज पूरा पागल हो गया था। वह मयंक को छोड़ने वाला नहीं था। अगर वह उसे जान से नहीं मारेगा तो भी उसका हाथ पैर तो जरूर तोड़ डालेगा, मयंक को भी अब डर लगने लगा था। वह तुरंत रेहान को बताता है कि अरे तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी एंजल और मेरी प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि मेरी न्यू आई बहन है जो अभी अभी हमें मिली है। ये वही बहन है जिसकी चर्चा मैं कुछ दिन पहले तुमसे की थी, और मैं इससे मिलने नहीं गया था, पर उसे दिन पार्टी से जाते समय मैंने उसे पहली बार देखा था। जैसे ही मैंने उसे देख मेरा दिल टूट गया। फिर भी मैं बहुत खुश था क्योंकि वह मेरी बहन थी और मैं उसके साथ हमेशा रह सकता हूँ। इतना सुना था कि रेहान के हाथों से बंदूक नीचे छूट जाती है और वह पागलों की तरह हंसने लगता है। अब तो मयंक बेचारा अपना मुंह बनाकर रेहान को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक जो इतने गुस्से में पागल हुआ जा रहा था, उसे अचानक से किस बात पर हंसी आ गई। मयंक ने पहली बार रेहान को इस तरह खुलकर हंसते हुए देखा था। पता नहीं, शायद वह अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना ना हंसा हो। मयंक ने रेहान को टोकते हुए कहा, रेहान तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो? तभी रेहान लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँ। मयंक को कुछ समझ नहीं आता। तब रेहान उसे कहता है कि तुम्हें पता है, कल रात से मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। पूरी रात मुझे यही लग रहा था कि मैं कैसे तुझे अपनी एंजल को दूर रख पाऊंगा, और कोई होता तो मैं उसे जान से मार डालता, पर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता था। पर अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जिसे तूने चाहा वह तेरी बहन निकल गई। तेरे तो सारे सपने ही टूट गए और मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा खतरा तू ही था, सो वह अब चल गया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इस वजह से मैं हंस रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर मयंक का तो मुंह ही बन जाता है। वो कैसे उसका मजाक उड़ा सकता था? जहां रेहान की बातों को सुनकर मयंक को अफसोस हो रहा था, वही इस समय रेहान के दिल में लड्डू फूट रहे थे। अब उसे मयंक से अपनी एंजल को नहीं बचना पड़ेगा क्योंकि वो उसका भाई है। अभी उसके चेहरे पर ज्यादा देर खुशी छाई नहीं थी कि उसे से तुरंत याद आता है कि मयंक ने क्या कहा। वह मयंक की बहन है, यानी कि वह इस घर की बेटी है जिससे वो कुछ दिन पहले गुस्से में रिश्ता तोड़कर आया था। अब तो उसके मुंह पर बेचारा वाला इम्प्रेशन झलकने लगता है। अब वो क्या करेगा? इस रिश्ते को तोड़ने की वजह से इन दोनों के घरों में टेंशन हो गया था, जिस वजह से रेहान के ऊपर मयंक के घर वाले बहुत ज्यादा नाराज थे। अब ऐसी दशा में क्या रेहान मयंक के घर वालों को मना पाएगा? बेचारे रेहान की हंसी तो एक ही पल में गायब हो गई। वहीं उसके चेहरे को देखकर अब मयंक को हंसी आने लगी, क्योंकि वह अब तक समझ चुका था कि रेहान क्या सोच रहा है। अब मयंक जोर जोर से हंसने लगा। वहीं रेहान अपनी आंखें घूरे मयंक को देख रहा था। अब तो वह बेचारा
मयंक को मार भी नहीं सकता था। आज वह अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस और लाचार पा रहा था। उसे मयंक के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने उसे क्यों नहीं बताया कि एंजल उसकी बहन है। उसे मयंक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अब मयंक को मारकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब उसके बाद बस एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह मयंक को बहला फुसला कर मनाए। यार सच में रेहान के ऊपर तो मुझे भी तरस आ रहा है। बेचारा बुरी तरह से फंस गया है। अब रेहान आगे क्या करेगा, वह किस तरह से मयंक को मनाएगा और उसे इसके बदले में क्या कीमत देनी पड़ेगी। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? क्या मयंक को मान जाना चाहिए या फिर अभी कुछ दिनों तक मयंक रेहान को सबक सिखाएं? आखिर में रेहान ने मयंक की इतनी पिटाई जो की है, जल्दी से कमेंट करके अपनी राय दीजिए। वहीं दूसरी तरफ किया किस खतरे में फंसने वाली है? क्या वह इस खतरे से बाहर निकल पाएगी? क्या वह तारा को एक अच्छा सबक सिखा पाएगी या खुद ही फंस कर रह जाएगी? जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। एपिसोड 126। तारा ने दिया किया और सुरभि को ड्रग्स। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह रेहान को पता चलता है कि किया मयंक की बहन है। ये जानकर जहां उसे खुशी होती है, वहीं इस बात का अफसोस होता है कि उसने किया के मम्मी पापा को नाराज कर दिया है। अब वो किया का रिश्ता कैसे मांगेगा? वहीं दूसरी तरफ किया और सुरभि पार्टी में गई थी। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है, जानते हैं अपनी इस एपिसोड में। अब आगे किया सुरभि अभी अपनी जगह पर ही बैठी थी और सायरा उन्हें अपनी बातों से परेशान कर रही थी। सायरा का तो पूरा मकसद सिर्फ किया को सबके सामने नीचा दिखाने का था। वही तारा दूर से ही किया पर नजर रखे हुई थी। वह देख सकती थी कि सीनियर सायरा किस तरह से किया को परेशान कर रही है और उसी के साथ उसके दोस्त भी किया का मजाक बनाने में लगे हैं। किया अभी तक चुप बैठी थी, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो कहती है कि मुझे लगता है सायरा, हम बाकी के बाद को घर में सबके सामने कर लेंगे। उसकी यह बात सुनकर सायरा की तो सांस ही अटक जाती है। अगर घर में किसी को पता चला कि वो किस तरह से किया को बाहर जलील करने की कोशिश करती है तो कोई भी उसे नहीं छोड़ेगा और उसके बड़े मम्मी और पापा तो शायद ही उसे घर पर रहने दें और इस बारे में उसकी मम्मी भी उसे नहीं बचा सकती है। सायरा एकदम खामोश हो जाती है। वही उसकी फ्रेंड सायरा को चुप होता देखकर किया को कहने लगते हैं कि तुम घर वालों की धमकी देकर इस तरह सायरा को नहीं डरा सकती हो। आखिर में तुम में और सायरा में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी बात को सुनकर सुरभि भी कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा किया, और सायरा में जमीन आसमान का अंतर है और वह अंतर तुम जल्दी ही जान जाओगी। इसलिए अभी अपना बकवास बंद करो और हमारे सामने से हटकर कहीं और। जो उसकी इस तरह की बातों को सुनकर सायरा की फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता। वह सुरभि की तरह उंगली पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम जूनियर होते हुए हम सीनियर से इस तरह की बात कैसे कर सकती हो? उसकी बात को पूरी करते हुए सुरभि रहती है कि इस तरह से कर सकती हूँ जिस तरह से आप लोग सीनियर होकर हम जूनियर की इंसल्ट करती हो, उसके इस तरह से बेपरवाह होकर जवाब देने से सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं उन सब को यह नहीं समझ आ रहा था कि सायरा अब क्यों चुप हो गई है। आखिर में सायरा और किया का क्या रिश्ता है? तभी सायरा उन सब को चुप कराकर अपने साथ दूसरी ओर ले जाती है। लेकिन उसकी फ्रेंड हंसी को सायरा का ये बिहेव कुछ अजीब लगता है। वो पूछ पड़ती है, सायरा आखिर में तुम उसे 2 टके की लड़की से क्यों डर रही हो? क्या वह तुम्हारे घर में शिकायत कर देगी इस वजह से तुम्हें डर लग रहा है? पर तुम्हारे घर वाले उसकी क्यों सुनेंगे और वह तुम्हारे घर कैसे पहुंचेगी? इसकी बातों को सुनकर सायरा सच में पड़ जाती है। वो लोगों से क्या बताएं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि दरअसल बात यह है
कि मेरी बड़ी माँ और पापा ने इसे गोद लिया है, ये हमारे घर की गोद ली हुई बेटी है। इस वजह से वह मुझे घर में सभी से बताने की धमकी दे रही थी। वो अभी नई नई आई है और बहुत ही बुरी स्थिति में रहकर आई है, तो मेरे बड़ी माँ और बड़े पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे घर में और कोई उसे पसंद नहीं करता है, फिर भी अगर वह कुछ कहेगी तो मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मुझे वह लोग इसकी केयर करने के लिए कहेंगे, सो मुझे नहीं होगा। इस वजह से अभी हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, और रहेगी तो इसी कॉलेज में। हम बाद में इससे निपट लेंगे। उसकी बात को सुनकर सभी सहेलियों मान जाती हैं। सायरा की बात भी सही थी, वो कभी भी इस कॉलेज में परेशान कर सकती हैं। सायरा रहती है कि फिलहाल हमें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए और हमें एंजॉय करना चाहिए। ये कहकर वो सभी काउंटर के पास जाकर अपनी ड्रिंक की गिलास उठाकर पीने लगते हैं। वही रजत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह तारा को छोड़कर वह किया के पास जाकर उसे डांस के लिए अप्रोच करें। दूसरी ओर प्रीत और आलोक अपने लिए डांस पार्टनर ढूंढ रहे थे। अभी तक उन्हें कोई नहीं मिला, तभी आलोक को एक लड़की मिल जाती है और वह उसके साथ डांस के लिए चला जाता है। अब रह जाता है प्रीत। वह फिर से सुरभि की ओर देखने लगता है। सुरभि का भी मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इस वजह से अब की बार जब प्रीत उसे फिर से पूछता है तो वह उसे ना नहीं रहती और उसके साथ जाकर डांस करने लगती है। ये देखकर प्रीत को बहुत अच्छा लगता है। वही किया शांति से अपनी जगह पर बैठी रहती है और अभय भी दूसरी तरफ चुपचाप बैठा था, पर वह बार बार किया को देख रहा था। किया बहुत ही ज्यादा शांत लग रही थी, उसके चेहरे पर किसी तरह की टेंशन नहीं थी। अभय को समझ नहीं आया था कि कितने लोगों के परेशान करने के बावजूद इस लड़की के चेहरे पर रत्ती भर का टेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। अभय तो बस किया को ही देखे जा रहा था। तभी किया के पास एक वेटर आता है और वह किया को ड्रिंक ऑफर करने लगता है, पर किया उसे ड्रिंक करने से मना कर देती है, क्योंकि किया को अच्छे से पता था कि आज उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। किया ने पहले से ही इसका इंतजाम कर रखा था, फिर भी वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद फिर से दूसरा वेटर जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर इस बार भी किया नहीं लेती है। ये देखकर तो तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह जाकर वेटर को कुछ इशारा करती है। उसका इशारा समझकर वह वेटर कुछ ड्रिंक की गिलास ले जाकर किया के सामने मेज पर रख देता है। सुरभि डांस करके थक चुकी थी और उसे प्यास लग रही थी। वह तुरंत प्रीत को मना करके किया के पास आ जाती है। उसके पीछे पीछे प्रीत भी आ जाता है। सुरभि किया के पास बैठते हुए वहां रखी ड्रिंक की एक गिलास उठाकर तुरंत ही पी लेती है। प्रीत भी पास ही बैठकर उसमें से एक ड्रिंक की गिलास उठाकर वह भी पी लेता है। इस समय उन दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि यह कैसा ड्रिंक था। उन्हें प्यास लगी थी, सो वह बिना सोचे समझे उसे ड्रिंक को पी चुके थे। तभी तारा देती है कि सुरभि और प्रीत ड्रिंक पिया, पर किया अभी भी उसे ड्रिंक को हाथ नहीं लगाई है। तो अब की बार तारा और रजत दोनों ही किया के पास जाते हैं और उससे बहुत ही प्यार से बातें करने लगते हैं। किया को समझ तो आ रहा था, पर वह कुछ नहीं रहती है। तभी तारा अपने हाथ में पड़ी ड्रिंक को किया को पकड़ते हुए कहती है, किया आज यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, क्योंकि हम सभी ने तुम लोगों को खुश करने के लिए ही यह पार्टी दी है, सो खुश तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है, पर किया उसे ड्रिंक करने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी तारा उसे बार बार ड्रिंक करने को कहती है। दूर बैठा अभय सब कुछ देख रहा था, उसे भी कुछ समझ आ रहा था। इस तरह तारा का उसके साथ अच्छा बिहेव करना और बार बार उसे ड्रिंक करने को कहना अभय को कुछ गड़बड़ लग रहा था।
वो किया को मना करना चाहता था पर उसने ऐसा नहीं किया। वह जानना चाहता था कि आखिर में लड़की कितनी बेवकूफ है जो कितनी आसानी से किसी के चंगुल में फंस सकती है। इसी वजह से वह शांत रहा और बस उन लोगों को देखता ही रहा। वही किया जैसे ही तारा के हाथों से गिलास लेकर अपने होठों पर लगती है, तारा के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट छा जाती है। किया भी इस बात को नोटिस करती है पर वो उसके दिए ड्रिंक को पूरा पी लेती है। अब तारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसका प्लान कम कर गया। वह तुरंत इस उसे करके वहां से चली जाती है। रजत भी तारा के पीछे पीछे चला जाता है। तारा और रजत एक कोने में जाकर तुरंत किसी को मैसेज करते हैं। अब तक सुरभि को ड्रिंक किए थोड़ी देर हो चुका था, इस वजह से उसे पर नशा चढ़ रहा था। क्योंकि उसे ड्रिंक में तारा ने ड्रग्स मिला दिया था। वह सुरभि को तो परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर सुरभि खुद ही परेशान होना चाहती है तो इसमें उसे कोई एतराज नहीं था। वह सुरभि को भी एक अच्छा सबक सिखाएगी, यही सोचकर इस समय उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। वहीं प्रीत पर भी नशा चढ़ रहा था। वह नशे में बार बार सुरभि को देखकर मुस्कुराए जा रहा था और सुरभि को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। सुरभि गुस्से में लाल होते हुए प्रीत से कहती है, अगर एक बार भी तुमने और मेरी तरफ इस तरह से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। प्रीत को तो जैसे सुरभि की कोई बात ही नहीं समझ आ रही थी। वह तो बस सुरभि को प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। वहीं सुरभि प्रीत को कुछ ना कुछ सुनाई जा रही थी। अब सुरभि को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। किया भी समझ चुकी थी कि सुरभि की हालत जल्दी ही बिगड़ने वाली है, इस वजह से वह सुरभि को लेकर तुरंत वहां से उठ जाती है। वह प्रीत से एक्सक्यूज करती है और उसे रेस्टरूम की तरफ लेकर बढ़ जाती है। वह रूम के अंदर जाकर सुरभि को मुंह धोने के लिए कहती है। इस समय सुरभि को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगी थी और नशा भी बहुत ज्यादा हावी होने लगा था। उसने तुरंत सुरभि को एक एंटीडोट जो कि वह अपने साथ लेकर आई थी दे देती है। किया ने पहले ही सुरभि को अलर्ट कर दिया था, इस वजह से सुरभि थोड़ा थोड़ा समझ रही थी पर उसे पर नशा बहुत ज्यादा हावी हो रहा था। किया ने पहले ही एंटीडोट ले रखा था, इस वजह से उसे पर ड्रग्स का कोई असर नहीं हो रहा था। किया तुरंत अपने लेडीज गार्ड को फोन लगाती है और वहां से सुरभि को सेफली ले जाने के लिए कहती है। 1 मिनट के अंदर ही वहां गार्ड आ जाते हैं। वो वहां से सुरभि को अपने साथ लेकर किया के बुक किए रूम में चले जाते हैं, जहां पर उन लोगों को सुरभि का पूरा ध्यान रखना था। सुरभि के जाते ही किया तुरंत एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वह लड़खड़ाते कदम से हाल की ओर बढ़ने लगती है। कब से तारा और रजत उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि किया बहुत तेजी के साथ सुरभि को लेकर वहां से गायब हुई थी। उसे वक्त रजत और तारा अपने लोगों को अपना काम समझने में बिजी थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। पर जैसे ही उनका ध्यान उनकी मैच की तरफ हो गया और उन्हें वहां न देखकर वह लोग परेशान हो गए। तब से ही वह लोग उसे ढूंढ रहे थे। अब जाकर जब वो उन्हें मिली तो उनकी जान में जान आई। रजत किया के पास जाना चाहता था पर तारा रजत का इंटेंशन समझती थी, इस वजह से वह किया के पास रजत को नहीं जाने देती है और तुरंत अपने आदमियों को किया को अपने साथ ले जाने का ऑर्डर देता है। 4 से 5 लोग आकर किया को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। किया पूरी नौटंकी करते हुए चिल्लाई जा रही थी, वहीं छुपाकर कुछ दूरी पर अभय ये सब देख रहा था। अब उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वह किया को इस तरह उन लोगों के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता है। आखिर में वह एक मासूम सी लड़की है। यही सोचकर अभय ने तुरंत अपने गार्ड को फोन लगाया और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। वो छुपकर किया का पीछा करने लगा। वह गार्ड किया को लेकर लिफ्ट में चले जाते हैं और सीधे 5वें फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं।
लिफ्ट जब 5वें फ्लोर पर रुकती है तो वह किया को खींचते हुए एक रूम के अंदर लेकर चले जाते हैं। ये रूम तारा ने पहले ही बुक कर रखा था। अभय को इस वक्त नहीं पता था कि उन लोगों ने किया को किस फ्लोर पर रखा है। उसने तुरंत अपने गार्ड को मैसेज किया किया को ढूंढने के लिए कि वह जानता था कि, पर उसने थोड़ी सी भी देर की तो किया के साथ कुछ भी हो सकता है। वो ये सोचकर ही डर रहा था कि कहीं उसके पहुंचने से पहले किया के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वह देख रहा था किया पूरी तरह से नशे में थी। उधर वह लोग रूम में ले जाकर किया को बेड पर पटक देते हैं। वहां इस वक्त 5 आदमी थे जो देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो एक तरह से किसी गैंग से जुड़े हुए थे। ये गैंग काफी बड़ी तो नहीं थी, पर यह गैंग पैसे लेकर लोगों का काम करती थी। तारा को जब भी कोई काम होता था तो वह इसी गैंग से अपना काम करवाती थी। वह 5 लोग किया को ललचाया नजरों से देख रहे थे। आज तो उनकी किस्मत ही खुल गई थी। तभी उनमें से पहले वाला बोलता है कि यार क्या माल मिला है, आज एकदम खिलती कली है और इसे देखकर तो लगता है जैसे आज तक इसे किसी ने छुआ भी नहीं होगा। दूसरा वाला भी उसकी बातों में हम ही भरते हुए बोलता है कि सच में यार कच्ची कली है, इसे मसलने में तो बड़ा मजा आएगा। तीसरा बोलना है कि मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, कब मैं इसके ऊपर इसके हुस्न को एंजॉय करूंगा। तभी दूसरा बोलता है कि यार आज तो मैडम ने हमें डबल प्रॉफिट दे दिया, पैसे दिए सो अलग और जो चोखा माल भी दे दिया है, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। क्या कहते हुए वह सब अपने शर्ट का बटन खोलने लगते हैं। किया बेड पर लेटे हुए उन सब की हरकत को आराम से देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि तारा जैसी नीच और गिरी हुई लड़की उसके साथ इसी तरह की हरकत करेगी। आखिर में उसने पूरी उसकी एक जिंदगी उसे इसी के खिलौने दलदल में धकेल कर छीन ली थी। वो कैसे अपने पिछले जन्म को भूल सकती थी। किस तरह तारा ने उसे मौत से भी खौफनाक सजा दी थी। हर रोज वह मौत की भीख मांगती थी, पर तारा को उसे पर दया नहीं आती थी। पर वो इस जन्म में फिर से अपने साथ वही तो नहीं होने देगी। अगर भगवान ने उसे दूसरा मौका ना दिया होता तो क्या वह तारा को उसके किए की सजा दे पाती। लेकिन भगवान ने भी तो उसे इसीलिए दूसरा मौका दिया है। फिर वह तारा को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अभी तक तो वह शांत थी, इंतजार कर रही थी कब तारा शुरुआत करे और वो कब उसे अंजाम तक पहुंचाएगी। आज तारा ने शुरुआत कर दी थी, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी उसकी थी। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, किया तारा को कैसी सजा देगी और इन 5 के साथ क्या करेगी, जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 127, किया ने सिखाया गैंगस्टर को सबक। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह तारा किया और सुरभि को धोखे से ड्रग्स दे देती है और किया को अपने सेट किए आदमियों के हवाले कर देती है। अब आगे उन लोगों ने किया को बेड पर मुंह के बल धकेल था, इस वजह से किया मुख उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। किया आराम से बेड पर पलटती है। वो अभी भी बेड पर सीधी ही लेटी हुई थी। वह थोड़ा उठकर बैठकर सिरहाने टेक लगाकर बैठ जाती है और अपने एक पर को दूसरे पर के ऊपर चढ़ा लेती है और बड़े ही आराम से मुस्कुराते हुए उन 5 को देखने लगती है। उसे इस तरह करता हुआ देखकर लोगों को लगता है कि शायद ड्रग्स का असर इस लड़की पर पूरी तरह से हो चुका है, जो वह इतनी कूल लग रही है। वो सब देखकर किया की तरफ शैतानी हंसी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की, तुझे नहीं पता है कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। हम तेरे जिस्म को उन लोगों का बस इतना ही कहना था कि बीच में ही किया की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है।
यह आवाज इतनी डरावनी थी कि एक पल के लिए वह सब अपनी हड्डी में ठंडक महसूस करते हैं। किया बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है कि शायद मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर क्या तुम लोगों को पता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? उसके बोलने का लगा इतना भयानक था कि वह सब डर के कांप जाते हैं। वह अपने सामने अभी तक एक मासूम सी लड़की को देख रहे थे, पर अचानक ही क्या यह उनके सामने बिल्कुल किसी मौत की देवी के समान लग रही थी। इस समय किया की आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसकी हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी, उसके हाथों के जस उभर कर सामने दिख रहे थे वो बिल्कुल किसी बड़ी बिल्डर की तरह लग रही थी। यह सब देखकर तो उनके हाथ पर ही कांपने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये लड़की, तू हमें डराने की कोशिश मत कर। हमें अच्छे से पता है कि इस समय तुझ पर ड्रग्स का असर पूरी तरह से हो चुका है, और तू क्या सोचती है हम इतने लोग तो जैसे बेजान सी लड़की से डर जाएंगे। ये कहते हुए वह किया के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही अपना हाथ उसके गालों को पकड़ने के लिए बढ़ता है, पूरे कमरे में एक दर्द भरी जोरदार चीख गूंज जाती है। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि बाकी के चारों खड़े लोग डर से कटने लगते हैं, और वह पहले वाला आदमी जमीन पर गिरकर बिल्कुल किसी मछली की तरह तड़प रहा था जिसे पानी से निकलकर बाहर फेंक दिया गया हो। एक पल के लिए तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर में यहाँ हुआ क्या, पर सामने उसे आदमी के हालात देखकर वह सब अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। एक छोटी सी नाजुक सी लड़की में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? किया ने उसे आदमी का एक ऐसा नस दबाया था कि वो इसी तरह तड़पते हुए मर जाएगा, पर उसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। वह आदमी अभी भी जोर जोर से सीख रहा था। उसके शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था मानो उसके शरीर की सारी हड्डी टूट रही हो। तभी किया अपनी जगह से उठती है, वो उन लोगों की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगती है। वो लोग धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। अब वो इस लड़की से लड़ना नहीं चाहते थे, पर उन्हें खुद पर भरोसा था कि वह चार है, और ये लड़की अकेले अगर वह एक साथ इस पर वार करेंगे तो वह जरूर इस लड़की को पकड़ पाएंगे और एक अच्छा सबक सिखाएंगे। वो चारों अपनी आंखों से इशारा करके एक साथ किया पर टूट पड़ते हैं, पर किया उन्हें अपने एक ही हाथ से इस तरह से मारती है कि करके चारों के मुंह से खून निकलने लगता है और वह जमीन पर मुंह के बल जाकर गिरते हैं। किया एक ट्रेड फाइटर थी। यह मामूली से लोग उसके सामने चींटियों के बराबर थे। वो उन्हें आसानी से एक ही बार में मौत के घाट उतार सकती थी, पर अगर उसने ऐसा किया तो वह तारा को कैसे सबक सिखाएगी? वह जाकर एक आदमी के मुंह पर अपना पैर रख देती है। इस समय उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके दो दांत भी टूट चुके थे। किया का वार इतना जोरदार था कि उनके अंदर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं थी, और अगर वह जबरदस्ती उठकर या से लड़ेंगे तो फिर से उनका यही हाल होगा। ये सोचकर वह दोबारा किया से लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। किया अपने पैर पर दबाव डालते हुए उससे कहती है, नीचे दबने में कितना मजा आता है ना। वह आदमी इस समय किया के इतने फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पतली दुबली लड़की का वजन इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, पर उसे इस वक्त अपनी जान बचाने थी। वो किया के आगे हाथ जोड़ लेता है और उसे छोड़ने की विनती करने लगता है, लेकिन किया उन्हें छोड़ने के मूड में अभी नहीं थी। वो उसे उठाकर फिर से एक जोरदार पंच मारती है। इस बार तो मानो उसे लग रहा था कि उसके शरीर की हड्डी ही टूट गई हो। वह दर्द से चीखने लगता है। किया उन सब को देखते हुए बहुत ही खतरनाक अंदाज में बोलती है, आज तुम सभी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने किससे पंगा लिया है।
अगर तुम जान गए कि मैं कौन हूँ तो शायद अपनी जान अपने हाथों से ले लोगे। किया की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर उन सबको आज खुद पर अफसोस होने लगा था। वह क्यों नहीं अच्छे से जांच पड़ताल कर इस काम को लिया था। वह तो उसे एक साधारण सी कॉलेज स्टूडेंट समझकर यह काम करने आए थे, पर अब उन्हें अच्छे से पता चल चुका था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है, जिसके एक पांच में इतनी ताकत है कि वो एक साथ चार चार लोगों को गिर सकती है। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। आखिर में उन लोगों ने भी ट्रेनिंग ले रखी थी और वो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझते थे, पर आज उनकी हालत एक भीगी बिल्ली से भी खराब थी। इस वक्त अपने सामने सिर्फ मौत दिखाई दे रहा था उसे, पर किया कि वो डरावनी आवाज उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा था। वही पहले वाला आदमी जो अब दर्द से पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह सरकते हुए किया के पैरों के पास आकर उससे रो रो कर माफी मांगने लगता है। वह बार बार यही कह रहा था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ अपने बॉस के दिए ऑर्डर को फॉलो करते हैं। प्लीज उन्हें माफ कर दे, हमारी आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। किया उसे देखते हुए कहती है कि जब पर्सनल दुश्मनी नहीं थी तो तुम एक लड़की के साथ इतना गलत करने की कैसे सोच सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर तुम 5 लोग किसी एक मासूम सी लड़की के साथ रेप करते तो उसे लड़की की जान ही चली जाती, तो आज इसके बदले में तुम्हारी जान जाना तो जायज है। आखिर में तुम लोग बिना वजह ही भोली भाली और मासूम लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हो। क्या उनके साथ तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी होती है? क्या उन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा होता है? वो तो तुम्हें जानती भी नहीं है, पर चांद रूपों के लिए तुम इतना घटिया काम करते हो। ये पैसे तुम ईमानदारी से भी तो कमा सकते हो, कमाने के और भी तरीके हैं, उसे तरीके से भी कमा सकते हो, पर नहीं, तुम्हें तो मासूम लोगों पर जुल्म करने का शौक चढ़ा है। तो आज तुम्हारे उस शौक को मैं पूरा कर दूं। किया की बातों को सुनकर वह जान चुके थे कि आज बचाने वाले नहीं है, आज उनकी मौत निश्चित है। वो बार बार मन ही माँ तारा को खुश रहे थे। अभी अगर तारा उनके सामने आ जाती तो वह तारा को तुरंत जान से मार डालते। आखिर में उसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि वह लड़की एक मामूली सी लड़की है। उन्हें पता होता तो वो कभी भी अपना मुंह इस लड़की के सामने ना लाते। आज गैंग के वह सारे लोग खुद पर रो रहे थे। वो किया से सिर्फ एक मौका चाहते थे। तभी उसमें से एक रोते हुए कहता है, बहन तुम हमें माफ कर दो, तुम हमारी जान ना को बदले में तुम हमें जो कहोगी हम वह करेंगे। हम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे और हम अपनी माँ बहन की कसम खाते हैं हम कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे और किसी बेबस और मजबूर को परेशान भी नहीं करेंगे। आज हमें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया है। प्लीज एक बार हमारी गलती समझकर हमें माफ कर दो। किया उसकी बातों पर हंसते हुए कहती है कि और अगर आज तुम्हारे साथ यह ना होता तो मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ रही होती, तो क्या तुम मुझे जाने देते? अब तो उन लोगों के मुंह ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि किया बिल्कुल सच कह रही थी। वो लोग आज किया को बिल्कुल भी जाने नहीं देते। आज वह बहुत पछता रहे थे। तभी किया रहती है कि अगर तुम्हारी बहनों को इसी तरह 5-5 के आगे फेंक दिया जाए तो क्या करोगे? ये सुनकर तो उनकी सांस ही हलक में अटक गई। वह तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन वो किया की पावर देखकर यह जान चुके थे कि किया ऐसा कर सकती है। किया उनसे कहती है कि मेरे एक फोन पर तुम सबके घर से तुम्हारे माँ बहनों को उठा लिया जाएगा और उसे इसी तरह किसी गंदी नाली में फेंक दिया जाएगा, जहां उन्हें जिंदगी भर इसी सब का सामना करना पड़ेगा। कितना अच्छा लगेगा ना तुम लोगों को हर रोज अपनी बहनों को बाजार में बिकते हुए देखने में? अब उनकी आंखों में सच में पछतावे के आंसू थे।
उन्होंने कभी खुद पर तो ये सोचकर देखा ही नहीं था। वह रोते हुए कहते हैं कि बहन तुम हमें जान से मार डालो, सच में हम बहुत नीच इंसान हैं। हम किस मुंह से अपनी माँ बहन के सामने जाएंगे। आज हमें खुद में शर्म आ रही है, हमें अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, तुम हमें अभी इसी वक्त मार डालो। इतना कहकर वह सभी रोने लगते हैं। किया को समझ आ गया था कि अब ये सब बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। तभी किया उसे कहती है कि तुम्हें अभी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उन सभी के चेहरे पर खामोशी छा जाती है। वह एक टक किया को देखने लगते हैं। किया उसे रहती है कि क्या तुम उसे शख्स को सजा नहीं देना चाहोगे जो तुमसे ऐसा काम करवाना चाहती है। अब तुम्हें वही करना होगा जो उसने मेरे साथ करने को कहा था। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कोई भी नाइंसाफी हो, इसलिए उसने जितना मेरे साथ करने को कहा था बस उतना ही तुम लोग उसके साथ करना, ना थोड़ा सा काम हो और ना थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि इंसाफ तो इंसाफ होता है। उसकी बातों को सुनकर अब वह सब समझ गए थे कि उन्हें क्या करना था। अब जब उन्हें किया एक मौका दे रही है तो वह इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। आखिर में न जाने कितनी लड़कियों को तारा ने उनके पास भेजा था और कितनों की जिंदगियां उन लोगों ने बर्बाद की थी। आज जब अपनी बहन की बात आई तो उसे दर्द का एहसास उन्हें हुआ। अब जब उन्हें एहसास हो गया है तो थोड़ा सा एहसास तो उसे घटिया लड़की को भी होना चाहिए। यही सोचकर वह सभी तुरंत किया को हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि आप फ्रीक न करिए, आपने जो कहा है वो हम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उसके साथ भी इंसाफ हो, ना ही थोड़ा काम होगा और ना ही थोड़ा ज्यादा होगा। इस वक्त उन लोगों की आंखों में तारा को सबक सिखाने की नफरत साफ झलक रही थी। तभी वह तड़पता हुआ आदमी किया के सामने अपना हाथ जोड़ लेता है और कहता है प्लीज बहन मुझे ठीक कर दो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। किया उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी मेरे पास इतने लोग हैं कि मुझे अब और लोगों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह तुरंत ही उसके हाथ पकड़कर एक नस को दबा देता है जिससे उसे आदमी के पूरे शरीर का दर्द एक ही पल में खत्म हो जाता है। अब जाकर उसकी जान में जान आई है, पर वह इतना तो समझ चुका था कि सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है जिसे शरीर के इतने वीक पॉइंट की नॉलेज है, तो वह जरूर कुछ तो स्पेशल होगी। और उसे किया का यूं माफ कर देना और बुरे इंसान के साथ भी इंसाफ करना बहुत भा जाता है। वह खुद से प्रॉमिस करता है कि वह कभी भी जरूरत पड़ने पर इस लड़की की मदद जरूर करेगा। किया वहां से तुरंत उन लोगों को ऑर्डर देकर निकल जाती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या किया ने इन लोगों को माफ करके ठीक किया है या फिर उन्हें माफ नहीं करना चाहिए था? आखिर में उन लोगों ने कितने बड़े गुनाह किए हैं यार, आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि तारा को सजा देने के बाद इन लोगों को छोड़ देना चाहिए या फिर उनके साथ भी वही करना चाहिए जो तारा के साथ हुआ है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, इसलिए जल्दी से कमेंट करके अपनी राय दीजिए। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 128, तारा को एक अच्छा सबक। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह किया उनके लोगों को सबक सिखाती है और वह तारा के साथ भी वही करने को कहती है जो कुछ तारा ने उसके साथ करने को कहा था। अब आगे किया उन लोगों को ऑर्डर देकर उसे रूम से बाहर निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ अभय भी अपनी सिक्योरिटी के साथ किया को हर जगह ढूंढ रहा था और अब जाकर उसे पता चला था कि किया की रूम में है। वो काफी तेजी से किसी और आ रहा था। अभी वह कुछ दूरी पर ही था कि वह देखता है कि किया बिल्कुल सही सलामत उसे रूम से बाहर निकल रही है।
और उसके शरीर पर खरोच का एक निशान भी नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है और ना ही नशे में लग रही है। अभय को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह एक साइड में ही छुपकर खड़ा हो जाता है। क्या उसने कुछ देर पहले किया को नशे में नहीं देखा था और कुछ लोगों को किया को ले जाते हुए नहीं देखा था, तो फिर ये कैसे हो सकता है? अभी वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नजर उसे रूम से निकलते हुए उन 5 लोगों पर पड़ती है जो लड़खड़ाते कम से बाहर निकल रहे थे और उनके चेहरे बिगड़े हुए थे, उनके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। वो सब बाहर निकाल कर उसे और देख रहे थे। जीस और किया जा रही थी। जैसे ही किया वहां से चली गई, उन लोगों ने एक लंबी सांस ली और कहा, आज उनकी मेहरबानी से हम जिंदा हैं, वरना हमें तो पूरा यकीन हो गया था कि आज हमारी मौत पक्की है। उसकी बातों पर सभी ने बेबसी से अपना सर हाँ में हिला दिया। अभय तो ये सब देखकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया था। क्या किया ने इन लोगों की पिटाई की? पर अगर किया ने इन लोगों की पिटाई की होती तो उसे भी तो चोट आई होती, पर किया तो बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही थी। तो फिर क्या हो सकता है? अभय को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो पूरी तरह से अपनी सोच में डूब गया था। उसे यही नहीं समझ में आ रहा था कि एक दुबली पतली लड़की कैसे इतनी हटे कट्टे 5 लोगों को पीट सकती है। वो तो कब से किया को बचाने के लिए परेशान था और उसे ढूंढ रहा था। इस समय अभय के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जो शायद जल्दी कभी नहीं आती थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि किया उन आम लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो खुद को सेफ ना रख सके। पर किया की हकीकत क्या है, वो कौन है और कहां से आई है? इस समय अभय के दिल में ये जानने की जोर लगी हुई थी। अब वो किया के बारे में सब कुछ जान कर रहेगा। अभी तक उसे किया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर जैसे जैसे वो किया को जान रहा था, उसका इंटरेस्ट किया पर बढ़ने लगा था। तभी उन गैंग के लोगों ने तारा को मैसेज किया और कुछ मैसेज में ऐसा लिखा कि तारा रजत से छुपाकर चुपचाप उसे फ्लो पर आ जाती है। जैसे ही तारा उन लोगों को देखने के लिए रूम के अंदर आती है, उसमें से एक शख्स तेजी से रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। ये देखकर तारा उसे घूर कर देखने लगती है। तभी दूसरा आगे बढ़कर तारा के हाथ को पकड़कर घसीटकर बेड कर धक्का दे देता है। ये देखकर तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, What the hell, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी मौत मेरे हाथों से लिखवानी है? और वो लड़की कहाँ गई? क्या तुमने उसके साथ वो सब किया जो मैंने कहा था और उसकी वीडियो बनाई कि नहीं? और अगर उसकी वीडियो बनाई है तो मुझे दो, मैं तुम्हें इसकी और कीमत दे दूंगी। सब सुनकर वह 5 लोग तारा को इस तरह से देख रहे थे मानो दुनिया में इससे ज्यादा गंदी कोई चीज ही ना हो। अब तो उन लोगों को इस छूने पर भी घिन आ रही थी। एक लड़की होकर यह कैसे किसी लड़की के साथ इतना घटिया सोच सकती है? इसके अंदर इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? अभी तो वह इसे सिर्फ उसकी क्लास की लड़की ही समझ रहे थे। जब उन्हें पता चलेगा कि यह खुद की उसकी बहन है तो वह इसके बारे में क्या सोचेंगे, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तभी उसमें से एक आदमी आगे बढ़कर तारा के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तू जैसे नीच और गिरी हुई लड़की के कहने पर हम लोगों ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, पर आज तुझे भी तो पता चले कि तो लोगों के साथ क्या करती है और उसका दर्द और तकलीफ क्या होता है। जब तक तुझे खुद एहसास नहीं होगा, तुझे दूसरों की दर्द और तकलीफ समझ में नहीं आएगी। वैसे भी तुम जैसी नीच और घटिया लड़की से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? तारा से बर्दाश्त नहीं होता कि वो लोग उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तारा चिल्लाते हुए उन्हें गालियां देते हुए कहती है, तुम 2 टके के किराए के गुंडे, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता है
कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं एक ही पल में तुम लोगों की जान ले लूंगी और यहाँ तक कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है ना। अब देखो मैं तुम्हारे घर वालों के साथ क्या करती हूँ। इतना सुना ही था कि उन पांचों का खून खौल उठता है। एक तो यह इतनी घटिया लड़की जो उनसे गलत काम करवाती है और ऊपर से अब उनके घर वालों की धमकी दे रही है। ये सुनकर ही वह चारों पांचों लोग तारा के गालों पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगते हैं, जिसकी वजह से तारा का पूरा गाल सूज जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस वक्त तारा की हालत बहुत खराब हो गई थी, पर वह इस घटिया लड़की को आज एक अच्छा सबक सिखाएंगे। वह पांचों एक एक कर तारा के साथ वही सब करने लगते हैं जो तारा ने किया के साथ करने को कहा था। पूरे कमरे में इस समय तारा की दर्द और चीख ही सुनाई दे रही थी और उसे पर भी वह लोग तारा की वीडियो बना रहे थे, क्योंकि तारा किया की वीडियो बनाकर उसे पब्लिश करके सबके सामने जलील करना चाहती थी, जिससे किया खुद ही आत्महत्या कर ले। पर इन लोगों ने तारा की वीडियो इस वजह से बना ली थी कि आगे चलकर तारा किसी तरह की परेशानी ना पैदा करें। आखिर में वह भी पहुंचे हुए शातिर खिलाड़ी थे। इस तरह के ट्रिक तो वह सबके साथ करते थे, तो वह तारा को कैसे छोड़ सकते थे। वही एक एक करके पांचों ने तारा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। तारा दर्द और तकलीफ से कर रही थी। वैसे ऐसा नहीं था कि तारा कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई थी, पर इस समय वह पांचों उसके साथ पूरी बेरहमी के साथ पेश आ रहे थे, जैसे तारा दूसरों के साथ करने को कहती थी। आज वह भी तो ये स्वाद चख ले। आज तारा को वह सब दर्द और तकलीफ समझ आ रहा था जो वह दूसरों को देते आ रही थी। इस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और पूरे शरीर पर जख्म के निशान बने हुए थे। उसके शरीर में जान नहीं थी। वह दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उन लोगों ने तारा को इस तरह छोड़कर वहां से जाना ठीक समझा और वह तुरंत वहां से निकल गए। उन्होंने तारा की वीडियो बना ली थी जो उसे बस में करने के लिए काफी था। अब आगे तारा उनके साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेलेगी, क्योंकि वह तारा को अच्छे से जानते थे। तारा ने उन लोगों से बहुत सारे ऐसे गुनाह करवाए थे जिसे करने का मन उनका भी नहीं था, पर उन्हें वह सब करना पड़ा था। आज उनका मन बहुत ज्यादा हल्का हो गया था। वह सब तारा को सबक सिखाकर खुश थे। शायद उन्होंने जितने लोगों के साथ गलत किया उसकी माफी उन्हें कभी नहीं मिलने वाली है, पर तारा को सबक सिखाकर वह खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किया सुरभि के रूम में पहुंचती है। सुरभि इस समय बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसका नशा भी उतर चुका था। वह तुरंत किया को गले लगाकर उसे थैंक्स रहती है और कहती है कि अगर तुम आज ना होती तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता। किया उसे रिलैक्स करती है। तभी सुरभि को याद आता है कि किया को भी तो ये ड्रग्स दिया गया था, तो उसके साथ क्या हुआ। वह किया से सब कुछ बताने के लिए कहती है। किया भी उससे कुछ नहीं छुपती और सब सच सच बता देती है। अभी तक जो उसके साथ हुआ ये सुनकर सुरभि का खून खौलने लगता है। आखिर में तारा इतनी घटिया लड़की है, वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह किस हद तक नीचे गिर जाएगी। उन लोगों ने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, फिर भी वह जबरदस्ती उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुरभि जानती है कि तारा को उसके ये की सजा मिल गई है। ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वह हंसते हुए कहती है कि उसे जैसी घटिया लड़की के साथ यही होना चाहिए। आखिर में जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। किया भी सुरभि की तरफ देखकर मुस्कुराती है। वो दोनों वहां से निकलकर अपने घर को चल देती हैं। किया को अभी अपने दादाजी से भी मिलने जाना था।
और यह मौका अच्छा था क्योंकि तारा अभी घर पर नहीं होगी और किसी तरह का बवाल भी नहीं होगा। उसे दादाजी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि जब वो अगली बार दादाजी से मिलने आई थी तो दादाजी काफी बीमार थे। किया को अच्छे से याद था कि दादाजी को इस वक्त उन दवाइयां की बहुत जरूरत है जो इतनी आसानी से किया को मिलने वाला नहीं है, पर वो अपने दादाजी के लिए कुछ भी करके उन दवाइयां को जरूर लाएगी। आखिर में उसके दादा उसकी जिंदगी है, वही तो एक ऐसे थे जिसके लिए वह आज तक जिंदा थी। तो अब आगे क्या होगा? तारा जब उठेगी तो उसके साथ क्या होगा? क्या अपने दादाजी से मिल पाएगी कि नहीं? और वह दादाजी की दवाइयां लेने कहाँ जाएगी? तारा को जब पता चलेगा कि उसके साथ यह सब किया ने करवाया है तो तारा का क्या रिएक्शन होगा? तारा सुधर जाएगी या फिर से किया से बदला लेने की भावना उसके अंदर और अधिक आ जाएगी? आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।